स्टार्ट करें। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी गुड इवनिंग। कनेक्ट हो जाए क्लास से जल्दी से। चलिए सेटल हो जाए जल्दी, थोड़ा रेपिडली चलेंगे आज हम। बोन हम डिस्कस कर रहे थे, बोन की सेल्स हमने कल देखी थी। टोटल 4 टाइप की सेल होती है। ऑस्टियोजेनिक सेल, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। टोटल 4 टाइप की होती है। जो तीन होती है मेनली आपकी बोन की सेल होती है जो एक्चुअल में डेंस टिश्यू बनाती है, दैट इज द ऑस्टियोजेनिक, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट। और अनदर जो होती है एक आपकी, उसको हम मैक्रोफेज बोलते हैं क्योंकि वो फेगोसाइटिक ग्रुप में काम करती है, दैट इज द मोनोसाइट टाइप ऑफ द, हाँ, टाइप ऑफ द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है, ये हमने कल देख लिया था। उसके बाद में बोन की एनाटॉमी हम डिस्कस कर रहे थे। एनाटॉमी में हमने देखा था जो उसकी आउटर स्ट्रक्चर होती है, आउटर स्ट्रक्चर के अलग अलग कंपार्टमेंट, अलग अलग पार्ट होते हैं, है ना। अलग अलग पार्ट होते हैं, एपिपाइसिस, देन डाइपाइसिस, मेटापाइसिस, एपिपाइसियल प्लेटेड। इंसान जी वो पीछे वो एलईडी ऑन है, एलईडी ऑन करना। और आपके लिए अलग क्यों बैठा है? सबसे सबसे अलग क्यों बैठा भाई? जगह नहीं है उधर, इधर जगह है, बेंच खाली है। सबसे पीछे सेफ साइड लेके चल रहे हो, हाँ? या फिर समाज से निकाल दिया गया है? हो सकता है सुबह 21 सर की क्लास थी, आई मीन जो पहली क्लास थी, है ना। सर अच्छी डोज देते रहते हैं, सर क्लास से बाहर भी भेजते हैं, बच के रहना भाई, है ना। चलिए, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में फिर बोन की माइक्रो एनाटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। कुछ पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया था। बोन मेरो तक हम पहुंच गए थे, बोन मेरो तक हमने डिस्कस कर लिया था, रेड बोन मेरो, येलो बोन मेरो। देन जो स्ट्रक्चर थी उसके बारे में कल मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया था। उसी रिमेनिंग पोर्शन को कंटिन्यू करते हुए, जो बचा हुआ है एनाटॉमी का पोर्शन, उसको कंटिन्यू करते हुए कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में आपका जॉइंट से स्टार्ट हो जाए, है ना। आर्टिकुलेशन के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा रेपिडली रहेंगे आप लोग। टोटल दो टाइप की बोन हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन। दो टाइप की बोन इन द सेंस कि बोन का ही पार्ट होता है, एक्चुअल में अलग से कुछ है नहीं। और दैट इज अ कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन, है ना। उसको किसी किसी बुक्स में से दो टाइप की बोन क्लासिफाई कर रखा। तो वो बोन के टाइप नहीं होगी, बोन के पार्ट है बेसिकली, क्योंकि जो कॉम्पैक्ट होता है, जो हार्डनेस वाला पोर्शन होता है, दैट इज अ डेंस बोन, आल्सो नोन एज कॉम्पैक्ट बोन। और मिडिल जो पोर्शन होता है, स्पॉन्जी पोर्शन होता है ना, जिसको हम कैंसेलियस, 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 कैंसेलियस मतलब होता है पोरस। तो कैंसेलियस नाम से भी जानते हैं, तो वो उसी का ही पार्ट होता है। तो उन पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। देन माइक्रो एनाटॉमी की जो स्ट्रक्चर रह गई थी उनके बारे में जानते हैं, आगे बढ़ेंगे। ये हमने कल देख लिया था। आपका प्रोक्सिमल एपिफाइसिस हो गया, ये आपका डिस्टल हो गया। प्रोक्सिमल मतलब आपकी बॉडी की टुवर्ड, जो बॉडी के पास वाली बोन है वहां पे कनेक्ट हो रहा है, वो प्रोक्सिमल हो गया। और दूर की तरफ वो आपका डिस्टल वाला हो जाता है। तो प्रोक्सिमल और डिस्टल का जो वर्ड है, उनका मीन्स है वो बिल्कुल क्लियर रखना है। बोन में भी कैटेगराइज, दो टाइप से हम इसको कैटेगराइज करते हैं, जिसके पार्ट होते हैं कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन। मेजोरिटी में आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो बोन्स है, और उन बोन में भी जो पोर्शन है वो 80%, अप टू 80%, आपकी टोटल बोन का अप टू 80% जो पोर्शन होता है वो कॉम्पैक्ट बोन बनाती है। 80% एक अप्रोक्सीमेट डाटा है, बाकी 75 टू 80 टू 83 तक आपको इस तरीके से एक रेंज याद रखना है। और ये जो आपका डाउट रहता है, कल काफी बच्चों को डाउट था कि सर हमने ये पढ़ रखा है ना। और यहाँ पे जैसे मैं आपके सामने हूं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने इससे पहले स्केलेटल सिस्टम जैसे सर से पढ़ा है, तो हो सकता है कि कुछ चीजें जो सर ने बताई वो अलग हो। फिर यहाँ पे बुक्स पढ़ते हैं तो लेविस वाली जैसे पढ़ते हैं, या फिर आप बुर्नर और सिद्धार्थ वाली पढ़ते हैं, या फिर आप एनक्लेक्स पढ़ते हैं, या कोई भी अदर आप गाइड पढ़ते हैं, तो उन समय अलग अलग डाटा हो सकता है ना। और मेडिकल साइंस है, आप रिसर्च करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग कहाँ से डाटा ले रहे हैं आप अपनी गाइड के अंदर लिख देंगे। ये कोई रिसर्च करेंगे जैसे बच्चा, तो वो अपनी गाइड में लिखेगा। गाइड कहाँ से बनते हैं? आप में से बनते हैं। तो मेडिकल साइंस में मैंने कल भी कंसीडर किया था ये बात को, आज भी बोल रहा हूँ, वेरिएशन है, हल्के फुल्के से रहते हैं। और वेरिएशन कॉमन भी है, क्योंकि लोकेलिटी, रीजन, है ना, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टाइल है, एटमोस्फियर है, वेदर है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अब आप सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, आप सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तब आपकी हाइट एक जैसी क्यों नहीं है? सबकी हाइट 5.5 ही होनी चाहिए, किसी की थोड़ी कम है तो किसी की थोड़ी ज्यादा है, ऐसा क्यों? तो ये वेरिएशन ही है। तो फिर हम हाइट की बात करते हैं तो किस तरीके से कंसीडर करते हैं कि 5 से 6 फीट के बीच में हाइट का रेंज रहता है, तो एक वेरिएशन। सबसे बड़ा भी वो तो और वेरिएशन आता है कि आपने बुक्स के अंदर जो भी ऑथेंटिक बुक्स है, इनके सबसे बेस्ट मानते हैं नोट सेट के लिए, आपने यहाँ पे पढ़ के जो भी फैकल्टी आपको टीच कर रहे हैं उनसे अच्छे से पढ़ा है, वही सेम चीज आपके एग्जाम में आ गई, वही आप क्लिक भी करके आए वहाँ पे, है ना। ऑनलाइन एग्जाम के अंदर आप क्लिक भी करके आए, एग्जाम ने उसको दूसरा मान लिया, होता है ऐसा। एग्जाम ने उसको दूसरा आंसर मान लिया क्योंकि उन्होंने कहीं और से पढ़ाई कर रखी हो, किसी और से बुक, किसी और बुक से पढ़ाई कर रखी हो, या उन्होंने किसी और रिसर्च के पर्पस से वो आंसर माना गया हो। इससे बड़ी बात फिर ये होती है कि एक्चुअली उन्होंने क्या माना है, नोट सेट की स्पेशली बात करते हो, जो कि इसका पेपर आउट नहीं होता, तो आपको पता भी नहीं है कि क्या माना गया है। इसलिए जितना आप उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा आपके गलत हो जाते हैं, है ना। और ये टॉपर्स के भी होते हैं, आप में जो रैंकर्स बच्चे निकलते हैं उनके भी यही होता है कि एक्चुअल में सर हम ज्यादा से ज्यादा 5 मान लेते, गलत 10 मान लेते, खींच के 5 आपने कर लिया और 10 और ऐड कर दिया, पता चला कि 20-25 आपके गलत हो गए, तो वो कहाँ से गलत है? क्योंकि आपने तो 100% के साथ में उनको राइट किया कि दावेदारी के साथ राइट। अब आपने कहाँ से राइट किया था, या आप पढ़ के गए थे, कहाँ से पढ़ा था, किसी बुक से पढ़ा था या कहीं से पढ़ा था, वो चीज अगले ने मानी नहीं। तो एक वेरिएशन है, इसके साथ में अपने माइंड को ज्यादा तनाव में नहीं ले, ज्यादा स्ट्रेस में नहीं जाए बच्चों, है ना। किसी के भी आज तक के इतिहास है अपने मेडिकल साइंस का, नॉट ओनली नर्सिंग का, मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, 100 में से 100 किसी का नहीं आई। नीट की बात अलग है, जो आपका यूजी वगैरह है उसकी बात अलग, पीजी की बात करूँ मैं, बाद में एग्जाम जो होते हैं, 100 में से 100 आज तक किसी का नहीं आई। उसका रीजन यही है, आप लोगों के एग्जाम में 75 टू 79-80 तक जो रेंज रहती है ना, हाईएस्ट जो मेरिट रहती है, उसका रीजन यही है। तो ज्यादा तनाव नहीं ले, एक दो चीजें गलत भी हो जाती है, आप कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं, तो उनसे ओवरकम होकर दूसरी चीजों पे ध्यान दें। बहुत सारी चीजें पढ़ना होता है, उसमें से भी आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टास्क है, चैलेंज बहुत सारे। आपको एमएसएन में इंटरेस्ट है, आप एमएसएन में बहुत सारा टाइम दे रहे हैं, एक टॉपिक को कवर करने के लिए कम से कम आपने 50 घंटे दे दिए। दूसरे टॉपिक आप कैसे के धरे के धरे पढ़े हैं, या आपने साइकेट्री को इतना अच्छे से पढ़ लिया, इतना अच्छे से पढ़ लिया कि अदर सब्जेक्ट आपने फोकस ही नहीं किया। जब साइकेट्री से ओनली पेपर आता है तो ठीक है, बाकी अदर सब्जेक्ट्स आ गया तो पॉसिबिलिटी तो है ना। नर्सिंग रिसर्च से क्वेश्चन आए थे एक बार, एमएससी का पेपर होता है, जब हम सेलेक्ट हुए थे उस टाइम तो भर के आ गया था, रिसर्च मैनेजमेंट के ही क्वेश्चन थे। मतलब अब तो 70%, 60 to 70% बता रहे थे कि इतना उसमें आया था, हमने तो नहीं दिया, लेकिन हमारे जो कलीग थे उन्होंने बताया कि 60 to 70% मैनेजमेंट और एडमिन और रिसर्च से क्वेश्चन आ गए। अब आप क्या करेंगे वहां पे?
है ना। तो ये चीजें कोशिश करें, सेलेक्टिव टॉपिक पढ़े, स्मार्ट तरीके से पढ़े, बहुत अच्छी चीजें पढ़े और ऑल ओवर सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करें। हमारी जो साइकोलॉजी है, पर्सनली मैं अपनी जो डाटा आपके सामने रखता हूँ यही है, कम पढ़ने पे बिलीव रखता हूँ, प्लस स्पेसिफिक और ऑल ओवर सब्जेक्ट को कवर करने की थोड़ी थिंग्स रहती है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो 20% आपके बनते हैं, जो आपका अलग से पार्ट बनता है नॉन नर्सिंग का, तो वहां से कोशिश करें कि आप 15 से 16 निकालें। वो एक वेटेज आपका अच्छा खासा बनना चाहिए। तो उसकी प्रैक्टिस कब होगी, जब आप बेसिक मैथ की प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी बहुत करंट अफेयर आप देखते रहते हैं, है ना। तो करंट अफेयर की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तो वहां से वो एक अच्छा वेटेज होता है बच्चों। यही आपके जो क्वेश्चन की बिल्डिंग होती है, मतलब आपके आंसर की, आपके नंबर की बिल्डिंग होती है, वो बनाते हैं 15 से 20 वहां से आगे 4-5 आपने ड्रैग कैलकुलेशन के, जो कि बिल्कुल हेल्दी क्वेश्चन होते हैं, है ना। जो बच्चा सोल्व करता है उनको तो बड़े अच्छे लगते हैं। आप में से भी काफी अच्छे जिनको ड्रैग कैलकुलेशन बड़ी शानदार लगती है कि सर 10-15 क्वेश्चन आ जाए, मजा आ जाए, तो वो भी आपके जब बोलने जुड़ जाते हैं। फिर इमेजेस क्या होते हैं, कम से कम हर एग्जाम का इतिहास है 7 से 8, तो कम से कम 22-23 तक नोट की गई है। तो हम एक बीच की रेंज माने 15, 10, 15, 12, 15 के आसपास आती है इमेजेस, तो वो भी आपके लिए बोनस है। तो इन सब चीजों पे कवर करते रहें, क्योंकि जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आ रहा है, वैसे वैसे आपको स्पेसिफिक स्टडी, सेलेक्टिव स्टडी, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा बच्चों। एक चीज को लेके गहराई में आप नहीं बैठ सकते, तनाव बढ़ेगा। पढ़ तो रहे हैं, लेकिन सर जितना हम सोच रहे हैं उतना कवर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका टाइम अननेसेसरी चीजों में ज्यादा जा रहा है। बोन को हम पढ़ रहे हैं तो बोन को और डिटेल से हम जा सकते हैं। जैसे हमने टार्सल, मेटाटार्सल, कार्पल पढ़ा, एक एक बोन को हम सेलेक्टिव पढ़ सकते थे। मैं नेविकुलर बोन के बारे में आपको 10 स्लाइड पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ नेविकुलर बोन ये है, इसका शेप ये है, इसमें ये ओवरऑल पोर्शन होता है, इसका इंटीरियर पोर्शन यहाँ जुड़ता है, पोस्टीरियर वहाँ जुड़ता है, और ये पीछे की तरफ ऐसे रहती है, आगे की तरफ ऐसे, बहुत सारी चीजें, इसका मेजरमेंट ये होता है, कनेक्शन ये बनता है, जॉइंट ये बनाती है, किस काम का है वो, समझ पा रहे हैं। तो सेलेक्टिव चीजें और स्पेसिफिक चीजें, इसमें मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि कल काफी बच्चों जो हम डिस्कस कर रहे थे आफ्टर जो क्लास, हम आधे घंटे तक कम से कम, तो 4-5 बच्चों के साथ कन्वर्सेशन हुआ, तो वहां से ये बातें निकल के आती है। और सुबह एक बच्चे का कॉल भी आया था, तो उससे भी यही है कि सर टाइम में दे रहे थे, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। और जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आता है, खास बात ये है, जो भी एग्जाम देंगे नोट सेट उनके लिए, कि जैसे जैसे एग्जाम पास आता है, एग्जाम का तनाव बढ़ता रहता है, टाइम मैनेजमेंट आपका थोड़ा सा डिगमगाता रहता है, तनाव बढ़ रहा है, जैसा सोच रहे हैं वैसा कवर नहीं होता। और एक बात याद रखिए बच्चों, कोशिश करें पूरा कवर करने की, नहीं होता है तनाव नहीं ले। हमने भी ऐसे सोचा था कि सब कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, 10 बार रिवाइज करेंगे, 5 बार, और एग्जाम की डेट आ गई, जो सोचा उसका आधा भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सिलेक्शन हो गया। तो ये चीजें लगती है, आप ऐसा सोचे हैं, आपको थोड़ा बहुत तनाव हो रहा है, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे है। तनाव नहीं हो रहा, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, तो गलत बात। हल्का फुल्का तनाव हो रहा है, स्ट्रेस में है आप, तो वाक्य में सही रास्ते पे है। ज्यादा बिंदास है तो सोचने की बात है ना। तो रिलैक्स है, ज्यादा तनाव नहीं लेना बिल्कुल भी, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए इधर फोकस करें। कॉम्पैक्ट बोन जो होती है 80% जो स्केलेटन बनाती है, भाई 80% क्यों बनाएगी? बेसिकली आपकी बोन है, उसको बॉडी है, उसको हार्नेस देना है। अभी मैं जैसे आपके सामने स्टैंडिंग पोजीशन में होती है बोन की वजह से, अगर मेरी बोन का स्पॉन्जी पोर्शन ज्यादा होता तो बॉडी कैसे हो जाती? ओस्टोमलेसिया टाइप, है ना, कि आपकी बोन को कैसे घुमा लो, मतलब बोन के साथ आप कैसे मजा कर सकते हो, जैसे ये बोन स्ट्रेट है, आप इसको कैसे भी घुमा लो। अभी तो नहीं घूम रही, क्योंकि कॉम्पैक्ट बोन का मेजॉरिटी पोर्शन है। अगर वहीं स्पॉन्जी बोन आपकी 80% तक होती तो ये बोन को इस तरीके से, ये तो जॉइंट की वजह से घूम रही है, बाकी ये बोन पूरी ऐसे मेल्ट हो जाती। तो कॉम्पैक्ट बोन की वजह से आपकी जो बोनी फ्रेमवर्क बना हुआ है, जो ढांचा बना हुआ है, उसको हार्नेस देने के लिए होती है, इसलिए 80% का रेशियो रहता है, स्पॉन्जी का आपका 20% रहता है। कॉम्पैक्ट बोन के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉम्पैक्ट बोन के ही सारे ओस्टियन और हेवरसन सिस्टम है, जो कल हमने देखा था, उनको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो कॉम्पैक्ट बोन स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ द बोन टिश्यू, जो डेंस टिश्यू होते हैं उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होती है, फाउंड बिनेथ द पेरिओस्टियम सराउंडिंग ऑफ द मेडुलरी कैविटी, है ना। ये थोड़ा सा यहाँ से डाटा मिस हो गया, पेरिओस्टियम है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, हाँ। फाउंड बिनेथ द, जस्ट नीचे की तरफ, क्योंकि पेरिओस्टियम में कवरिंग है, वो आपके ऊपर की तरफ होती है, उसके जस्ट नीचे की तरफ आपकी क्या रहती है? कॉम्पैक्ट बोन। देन उसके बीच में क्या रहती है? मेडुलरी कैविटी। सम टाइम मेडुलरी कैविटी और बोनी एंड पे आप स्पॉन्जी पोर्शन उसको बोल देते हैं, है ना। तो मेडुलरी कैविटी आपकी स्पॉन्जी पोर्शन का ही अंदर का हिस्सा बनाती है। बस स्पॉन्जी पोर्शन में जो होता है वो इस तरीके से नेटवर्क बन जाता है, मेश लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, और कैविटी होती है उसके अंदर, अरेंजमेंट बिल्कुल सीधा रहता है, तो वो आपकी कैविटी बन जाती है, दैट इज द मेडुलरी कैविटी। तो फाउंड बिनेथ द पेरिओस्टियम सराउंडिंग ऑफ द मेडुलरी कैविटी। देन उसके बाद में कंपोज्ड ऑफ द रिपीटिंग स्ट्रक्चर। रिपीटिंग क्यों बोला है? क्योंकि बहुत सारे होते हैं, है ना, बहुत सारे, एक ओस्टियन है, देन दूसरा है, देन तीसरा, इस तरीके से ओस्टियन को हमने देखा था। तो रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट, जिनको हम क्या बोलते हैं? ओस्टियन, दैट इज ए हेवर्सियन सिस्टम। यही हमारे सामने क्या है? हेवर्सियन सिस्टम। लिखिए इसको फटाक से, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? ओस्टियन को लिखिए स्पेसिफिकली फंक्शनल, फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन। बोन की जो फंक्शनल यूनिट है, बोन की फंक्शनल यूनिट, दैट इज द ओस्टियो, आई मीन ओस्टियोन। ओस्टियोन के अंदर ओस्टियोसाइट रहती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि बोन की फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, तो आपका हेवर्सियन सिस्टम, और वी कैन से ओस्टियोन। थोड़ा स्पीड में लिखना बच्चों। अपना शेड्यूल जो भी स्टडी का बनाते हैं, टाइम जो आप मैनेज करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखें। ऐसा रिजिड नहीं बनाया कि यही है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग टू द डिमांड। ये आपका कोर्स पूरा नहीं हो रहा है, आप जितना सोच रहे हैं उतना कवर नहीं हो रहा है, तो उसको आप हल्का फुल्का फ्लैक्चुएट कर सके, हल्का फुल्का उसको एडजस्ट कर सके, वैसा बना के रखें। ज्यादा भी नहीं कि पूरा ही मॉडिफाई कर दिया। आज से ये शेड्यूल है कि तेरा भाई 12 बजे तक पड़ेगा, रात को, सुबह जल्दी उठेगा 6 बजे, पता चला कि भाई तो सुबह, रात को तो सो गया 10 बजे और सुबह उठा 10 बजे, 10 से 10 हो गया, फिर अगले दिन नहीं यार ये नहीं बेटा, फिर अगले दिन मॉडिफाई करेंगे, इतना फ्लेक्चुएशन नहीं। और एक और खास बात, आपकी जैसा आपका नेचर है ना, ह्यूमन बीइंग अपना अपना नेचर होता है, जैसा आपका नेचर है, तो आपको रात तक पढ़ना, देर रात तक पढ़ना पसंद है कि 2 बजे तक आप पढ़ सकते हैं, 3 बजे तक, जो भी आपका टाइमिंग है, ज्यादा लेट नाइट तक तो नहीं पढ़े। तो लेट नाइट तक पढ़ सकते हैं, तो सुबह आराम से उठे, ज्यादा तनाव नहीं ले, 7 बजे 8 बजे जब भी आप उठते हैं, रात को 2 बजे सोते हैं, तो उठ सकते हैं। और अगर आपका सुबह जल्दी उठ के पढ़ने का प्रवृत्ति है, सुबह जल्दी उठ के आपको पढ़ना ठीक लगता है, तो नाइट में थोड़ा जल्दी सो जाए, और सुबह आराम से जैसा आपकी सहूलियत है 4 बजे 5 बजे जो भी उठ के आप स्टडी कर सकते हैं, उसके साथ कंटिन्यू हो जाए। कोई ज्यादा तनाव नहीं ले, और आसपास के लोगों के साथ इन्फ्लुएंस नहीं हो कि दोस्तों यार 4 बजे उठ के पढ़ाई करता है, मैं तो 4 बजे उठ ही नहीं पाता हूँ, है ना, 10 बजे तक पढ़ा रहता हूँ, घर वाले भी यही बोलते हैं, जबकि ये नहीं पता है कि जो बच्चा था वो रात को 5 बजे तक पढ़ रहा था, वो सोया 4 बजे के बाद में है, तो इतना जल्दी कैसे उठेगा, है ना। तो ये आपकी साइकोलॉजी है, आपका माइंड है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हो गया ये? चलिए लिखिए फटाक से। बस थोड़ा इतना होता है कि मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो थोड़ा फ्रेश माइंड रहता है ना, जो दिन भर की थकान होती है वो नाइट के टाइम में ज्यादा फील होती है, फिर आप सोते हैं तो 2 बजे तक तनाव में आपको ऐसा लगता है, तो इतना इफेक्टिवली आप आउटकम नहीं निकाल पाते। तो वो थोड़ा प्लस पॉइंट होता है अर्ली मॉर्निंग में, एक फ्रेश माइंड के साथ में आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो थोड़ा ज्यादा आउटपुट निकाल पाते हैं।
हो गया ये। चलिए ये जो हमने देखा था कल वही सेम स्ट्रक्चर में सामने वापस आ गई है। लिखना है, देखिए बच्चों, इसका लिखना फंक्शनल यूनिट ऑफ द बोन, ऑस्टियन का ब्रैकेट में लिखना फंक्शनल यूनिट ऑफ द बोन। वो खास बात है जो लिखो, ये पता चला इस स्लाइड से वही क्वेश्चन आ गया है ना, तो वो लिखना है। इसमें लिखने की कुछ ये सब नहीं लिखे बच्चों, ये चीजें लिखने की नहीं होती। जब आप स्मार्ट स्टडी की तरफ जाते हो तो इन सब चीजों को लिखने का कोई सेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं लिख, ये जस्ट आप लोगों के एक्सप्लेनेशन के लिए है ना। जो यहाँ पे लैंग्वेज है थोड़ी टिपिकल, मेरे को कल परसों जो आपके डाउट आते हैं उसे लगता है कि टिपिकल होती है ना, क्योंकि जो बच्चे हैं हो सकता है कुछ बीएससी नर्सिंग वाले हो, कुछ पोस्ट बीएससी वाले, कुछ जेएनएम वाले हो, तो सबका स्टेटस अलग अलग होता है, कोई बात नहीं। उन सबको समझने के लिए ये वर्ड यूज किया, इनको लिखने का कोई सेंस नहीं है। आपको सीधा लिखना है कॉम्पैक्ट बोन 80% बनाती है और स्पॉन्जी बोन 20% बनाती है। इसको भी नहीं लिखे, टाइम आप कैसे बचा सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो इस वर्ड को नहीं लिखे, इनको नहीं लिखे, कॉम्पैक्ट बोन 80% और आपकी स्पॉन्जी बोन 20%, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि किसके बारे में 20 और 80% की बातें की जा रही है। उसके बाद कॉम्पैक्ट बोन लिखेंगे स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ द बोन, स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द बोन, ये आप मेंशन कर सकते हैं। देन फाउंड बीनेथ द, किसके नीचे प्रेजेंट होती है, जस्ट बीनेथ, और वी कैन से बीनेथ और सराउंडिंग ऑफ द मेडुलरी कैविटी, इसकी पोजीशन के बारे में है और ये आप लिख सकते हैं ना। और इसका फंक्शनल यूनिट ऑफ द बोन, इतना ही लिखे, शॉर्ट स्पेसिफाई नोट्स लिखे, एक्स्ट्रा अननेसेसरी नहीं लिखे। ये आपकी बोन है और इसका हमने क्रॉस सेक्शन लिया। बोन के अंदर आप देखेंगे तो आउटर पोर्शन है, दैट इज अ कॉम्पैक्ट बोन, ये वाला जो है वो कॉम्पैक्ट है, हार्ड बोन हो गया है ना, आपका डेंस पोर्शन हो गया। देन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरह से डॉट डॉट जो दिख रहा है वो आपका स्पॉन्जी पोर्शन होगा। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से मेडुलरी कैविटी बनी हुई है ना, जिसके अंदर नेटवर्क नहीं है। तो वही मैंने बताया कि जैसे मेस अरेंज है, नेटवर्क आएगा तो स्पॉन्जी, उसके अंदर आपकी खाली कैविटी है बिल्कुल, जिसमें कोई बोनी पोर्शन नहीं है, दैट इज योर मेडुलरी कैविटी। ये बाहर की कवरिंग होगी आपकी पेरियोस्टियम, अंदर की तरफ जो होती है दैट इज एंडोस्टियम, जो कि हमने कल अच्छे से देख लिया था। इसका हमने क्रॉस सेक्शन लिया और आप क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो ये इस पार्ट का ही है, कॉम्पैक्ट बोन का और डेंस बोन का ही क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लिया गया है। और अब आप देखोगे तो ये इस तरीके से है, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका, ये कौन सा है आपका, डेंस बोन का और कॉम्पैक्ट बोन का, ये जो है ये आपका स्पॉन्जी बोन का आ जाता है ना। और इसको हम कल देख चुके थे और वापस कवर कर लेते हैं एक बार, रिवीजन भी आप लोगों को हो जाएगा। ये पर्टिकुलर एक पोर्शन जो है ये आपका क्या है, ओस्टियन, दैट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द बोन, ये आपको याद रखना। ये ओस्टियन है, मल्टीपल ओस्टियन है, रिपीटिंग यूनिट हमने बोला था अभी, तो एक ही हो गया। देन ये कि वो सारे ओस्टियन है, बहुत सारे है ना, तो बहुत सारे ओस्टियन से मिलकर आपका पर्टिकुलर कॉम्पैक्ट पोर्शन ऑफ द बोन बनता है। ये ओस्टियन हो गया। फिर ओस्टियन के अंदर जो ये रिंग है, जो ये रिंग है इनको हम क्या बोल देंगे, पर्टिकुलरली लेमिना। और रिंग अगर उसके सराउंडिंग में है ना, किसके सराउंडिंग में, आपकी ओस्टियन का मेन पोर्शन बना रही है। ये जो है आपकी सेंट्रल कैनाल है, बोन की सेंट्रल कैनाल ये नहीं है, ये तो मेडुलरी कैविटी है, बोन के बीच में, ओस्टियन के बीच में जो है दैट इज द सेंट्रल कैनाल। ऐसा नहीं सोचना है कि बोन है, बोन के जो बीच में होती है वो सेंट्रल कैनाल है, नहीं, वो क्या है, मेडुलरी कैनाल। सेंट्रल कैनाल कौन सी होती है, जो आपके ओस्टियन के बीच में प्रेजेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके सराउंडिंग में है वो आपके क्या है, लेमेले। ये रिंग शेप स्ट्रक्चर है जो इसके सराउंडिंग में है, उनको हम अलग से बोलते हैं दैट इज कोसेंट्रिक लेमेले। लेमेला है, एक सीट है बेसिकली, जो कि आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बनी होती है, उसी के अंदर आपका कैल्शियम, उसी के अंदर आपका फॉस्फेट, उसी के अंदर आपकी ओस्टियोसाइट जो ट्रेप होके रहती है, ओस्टियोब्लास्ट ट्रेप होके ओस्टियोसाइट बन जाती है, पढ़ा था हमने कल। तो ये जो कंप्लीट पोर्शन बनता है ये एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेमेले। लेमेला इसके सराउंडिंग में होता है, उसको हम कोसेंट्रिक बोल देते हैं। ये बाहर की तरफ आप देख पा रहे हो, ये वाला, ये जो बाहर की तरफ पूरे बोन के सराउंडिंग में है वो आपका आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमिना हो गया। आउटर बाहर की तरफ, सर्कमफेरेंशियल मतलब परिधि की तरफ है, बाहर की तरफ आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमिना। और इन बिटवीन प्रेजेंट है, जैसे आपकी सेल, आपके टिश्यू, उसके बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। सिमिलरली वही वर्ड है, किसके जो बीच में प्रेजेंट है, ये जो बीच में जो प्रेजेंट है ये रिंग होगी और ये इसकी सराउंडिंग रिंग होगी। ये बीच में जो प्रेजेंट है वो कौन सा हो गया, इंटरस्टिशियल लेमिना। तो तीन टाइप के हो गए, ये आपका मेन जो इसके सराउंडिंग में दैट इज अ कोसेंट्रिक लेमिना, पूरी आउटर कवरिंग पे है, बाहर की तरफ है, दैट इज हाँ सर आउटर सर्कमपेरेंशियल लेमिना। और आपका ये हो गया इंटरस्टिशियल। अच्छा, इसको आउटर क्यों बोला है, क्योंकि बाहर की तरफ है, और क्योंकि इनर भी यहाँ पे है। जब एंडोस्टियम की हम बात करते हैं तो वहां पर भी रिंग बनी हुई है, तो वो भी सर्कमपेरेंशियल लेमिना ही है, लेकिन क्योंकि वो अंदर की तरफ है, एंडोस्टियम की तरफ, इसलिए वहां पे कौन सा हो जाएगा, इनर सर्कमपेरेंशियल लेमिना। यहाँ पे ये आउटर है क्योंकि ये बाहर की तरफ है, पेरी ओस्टियम की तरफ है, यहाँ पे जो रहेगा वो आपका ये जैसा भी गया है ना, इनर सर्कमपेरेंशियल लेमिना। तो ये है सर्कमपेरेंशियल, लेकिन बाहर की तरफ वो आउटर हो गया, अंदर की तरफ वो आपका इनर हो गया, दैट्स इट। ये आपको याद, चार टाइप ऑफ लेमिना, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आपकी ये ब्लड वेसल्स है, और कहां पे प्रेजेंट है, ये सेंट्रल कैनाल में। ये जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर है, ये जो कैनाल है वो आपकी कौन सी होगी, सेंट्रल कैनाल होगी। ये जो है ये जिसको हम क्या बोलते हैं, परपोरेटिंग कैनाल और वॉल्कमैन कैनाल। कल ये बना था परपोरेटिंग क्योंकि ये परपोरेट कर रही है, इसलिए परपोरेटिंग कैनाल और वॉल्कमैन कैनाल, या फिर हम इसको ट्रांसवर्स कैनाल भी बोल सकते हैं इन बिटवीन द ओस्टियन। तो ओस्टियन के बीच में जैसे कनेक्शन बना है ये वाली ना, तो आपकी कौन सी होगी, परपोरेटिंग कैनाल। देन आपकी आउटर स्ट्रक्चर होगी, पेरियोस्टियम होगी, ये पेरियोस्टियम के पास में जा रही है इसलिए पेरियोस्टियल वेन होगी, पेरियोस्टियम के पास आर्टरी है इसलिए पेरियोस्टियल आर्टरी होगी। ये आउटर फाइबर्स होते हैं, आउटर फाइबर से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो यहाँ पे फाइबर्स होते हैं उसका नाम क्या है, तो वो सार्पीज फाइबर अभी लिखा हुआ है, वो भी नोट्स में आप एड ऑन कर लेना। ये स्ट्रक्चर होगी। देन इसे क्या ये जो है आपका ओस्टियम, इसका हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं, और इस पर्टिकुलर रिंग का जैसे यहाँ पे लिया हुआ इस पोर्शन का लिया, तो ये आपका क्रॉस सेक्शन बनता है। अब ये जो है वो आपके क्या है, केविटी है, बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो ये जो आपका लाइट मतलब डार्क कलर का जो दिख रहा है, ब्राउनिश कलर का, वो आपका क्या है, केविटी है। उस केविटी को क्या बोलते हैं, लेक्यून। नहीं, एक है लेक्यूना, मल्टीपल लेक्यून नहीं, एक लेमिना है तो लेमिना, बहुत सारे तो लेमी ले, इस तरीके से आपको याद रखना। तो सिंगुलर प्लूरल टर्मिनोलॉजी है ये। लेकिन क्या है, एक केविटी है जिस केविटी के अंदर आपकी ओस्टियोसाइट रहती है ना, एक छोटा स्पेस है यहाँ पे आपकी लेमिनर रिंग के बीच में, ये जैसे ये स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे स्पेस, ये स्पेस, ये तो एक स्पेस है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, लेकिन और उसी के अंदर आपकी जो क्या होती है, ओस्टियोसाइट ट्रेप होके रहती है। और इस केविटी का कनेक्शन दूसरे केविटी के सराउंडिंग सेल के साथ में, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, थोड़ा ठीक से दिखेगा नहीं इसके अंदर, ये वाला है ना, ये जो कनेक्शन बनता है, ये जो कनेक्शन बनता है एक दूसरे के साथ में, वो चैनल बन रहा है, पेज पे बन रहा है, दैट इज अ कैनालिकुले। कल हमने पढ़ा था कैनालिकुले, ये आपके सामने ये रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर इधर पास वाली और लेकुना कैविटी से जुड़ेगा, और बीच में है तो ये जो बोन सेल है ओस्टियोसाइट, इधर की ओस्टियोसाइट के साथ जुड़ेगी, तभी तो नेटवर्क बनेगा, तभी तो मजबूत बोन आपकी बनेगी, तभी तो कॉम्पैक्ट बोन बनेगी, तभी तो बोन के अंदर हार्डनेस आएगा। तो वो आपका कौन सा चैनल है जिसके थ्रू ट्रेवल करती है, दैट इज द कैनालिकुले। और जो मैं बोल रहा हूँ कि ये आपकी ओस्टियोसाइट है, वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, दैट इज ओस्टियोसाइट, बोन मैच्योर सेल, बोन की मैच्योर सेल जो होती है वो आपकी ट्रेप होने के बाद में जानी जाती है।
इधर वाला पोर्शन हो गया वो आपका स्पॉन्जी बोन, ये स्पॉन्जी बोन हो गया। और इसके अंदर एक यूनिक स्ट्रक्चर होती है। अब आप देखोगे तो ये जो है ये क्या आपका लेमिना है, ये भी आपका लेमिना, ये लेमिना का ही पोर्शन है जो इरेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है। ये लेमिना का ही पोर्शन है, ये लेमिना का ही पार्ट है। लेमिना का ही पार्ट इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी ओस्टियोसाइट तो है, इसके अंदर भी लेकिन तो है ना, लेकिन ये अरेंज जो है वो इरेगुलरली है। और जब ये इरेगुलरली अरेंज होता है तो स्पंजी पोर्शन बनाता है। और उस इरेगुलर अरेंजमेंट के लिए टर्मिनोलॉजी आती है, दैट इज ट्रेबिकुलाई। व्हाट इज दैट? ट्रेबिकुलाई। ट्रेबिकुलाई। तो एक एक वर्ड मींस आपको याद रखना, लेकिना कौन सा है, लेमिना कौन सा है, और ट्रेबिकुलाई कौन सा है। ट्रेबिकुलाई भी आपकी लेमिना की ही फॉर्म है, लेकिन वो आपका स्पंजी पोर्शन बनाती है क्योंकि इरेगुलर अरेंजमेंट उसका रहता है। बाकी आप देख रहे हैं कि ये कितना सुंदरता से अरेंज है। तो ये कोसेंट्रिक हो गया, बाहर की तरफ है वो आउटर सर्कमफेरेंशियल हो गया, अंदर की तरफ है वो इनर सर्कमफेरेंशियल हो गया, बीच बीच में है वो आपका इंटरस्टिशियल हो गया। लेकिन इरेगुलर अरेंजमेंट है वही आपका स्पंजी पोर्शन बनाता है। दैट इज द पार्ट ऑफ द लेमिना इज नोन एज द ट्रेबिकुलाई, नोन एज द ट्रेबिकुलाई। तो ये आपकी इनर स्ट्रक्चर होती है बोन की। क्लियर है? किसी बच्चे को कुछ भी डाउट यहाँ पे इमेज के अंदर कुछ भी डाउट, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो सीधी लैंग्वेज है, जो समझाने की चीज होती है मैं यहाँ पे डिटेल से आप लोगों को बताता हूँ। लैंग्वेज काफी शॉर्ट ले रखी है। क्लियर? चलिए अब इनके एक एक के बारे में लिखते रहिए आप लोग। ये और क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये बोन होगी, कोर्टिकल बोन बोल दिया। कोर्टिकल बोन आपका कॉम्पैक्ट बोन को ही बोलते हैं। कोर्टिकल बोन आपके कॉम्पैक्ट बोन को ही हम बोले, ये आपका कॉम्पैक्ट बोन का पोर्शन आ गया। फिर एक स्ट्रक्चर हमने निकाल दी थी, आपका क्या बन गया, ओस्टियन। फिर इसका हमने क्रॉस सेक्शन लिया इस तरीके से। तो क्रॉस सेक्शन लिया तो ये जो होगी वो तो आपकी सेंट्रल कैनाल होगी, वेन और आर्टरी यहाँ पे प्रेजेंट है। ये आपकी क्या है, ओस्टियोसाइट है। किस कैविटी में है, दैट इज द लेक्यूना। कौन सा लेक्यूना, बहुत सारी तो लेकिन नहीं। और ये जो चैनल है वो कौन सा हो गया, कैनालिकुलाई, है ना। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन होगा, इस तरीके से अरेंज रहता है। क्लियर है? चलिए अभी ओस्टियन के बारे में हम देखते हैं। ओस्टियन आल्सो नोन एज द हेवर्सियन सिस्टम। हेवर्सियन बोला बेसिकली जो साइंटिस्ट है जिन्होंने फाइंड आउट किया तो उनके नेम के अकॉर्डिंग बन गया है ये हेवर्सियन सिस्टम। ट्यूब लाइक यूनिट ऑफ द बोन जनरली फॉर्म ए सीरीज ऑफ द पैरेलल, ये वर्ड खास है, पैरेलली अरेंजमेंट रहते हैं। तो सीरीज है पैरेलल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की, ये जो है वो आपकी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, सीधी स्ट्रक्चर है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो पैरेलली अरेंज्ड है इन द कॉम्पैक्ट बोन। और उसको हम क्या बोल रहे हैं, ओस्टियन और आपका हेवर्सियन सिस्टम। ईच ओस्टियन कंसिस्ट ऑफ द कोसेंट्रिक लेमिना अरेंज अराउंड इन द सेंट्रल कैनाल। कोसेंट्रिक लेमिना के बारे में बात करते हैं डायरेक्टली कि जो कोसेंट्रिक लेमिना है वो कहां पे रहते हैं, आपकी सेंट्रल कैनाल के सराउंडिंग में, है ना। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और सेंट्रल कैनाल क्या होती है, सेंट्रल कैनाल आल्सो नोन एज द हेवर्सियन कैनाल, क्योंकि हेवर्सियन सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। ओस्टियन से कैनाल कंटेन ब्लड वेसल एज वर्टिकली पैरेलल टू ओस्टियन, वर्टिकली इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि ये है आपके सामने इमेज। तो वर्टिकली जो ब्लड वेसल जिसमें प्रेजेंट होती है वो आपकी हेवर्सियन कैनाल है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ओस्टियन कैनाल और सेंट्रल कैनाल। तीनों नेम आपको याद रखना है। लिखिए इसके बारे में फटाक से। ये जो ओस्टियन है यहाँ पे लिख सकते हैं आप, है ना, वैसे आपने लिख लिया होगा पहले, लेकिन और लिख ले, फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन, फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन। जो बोन होती है उसकी फंक्शनल यूनिट ये रहती है सेंट्रल कैनाल, इसी को ही हेवर्सियन कैनाल बोल रहे हैं। और इसी को हम क्या बोल देंगे, इसका और वर्ड लिख लें ब्रैकेट के अंदर ही, दैट इज द ओस्टियन कैनाल। लिखिए रैपिडली लिखिए, काम की चीजें लिखिए बस। हाँ, और ऑनलाइन वाले बच्चे भी नोट्स बनाते रहे, है ना, टाइम टू टाइम, ताकि डाटा कलेक्ट होता रहे आप लोगों के पास भी। जेएनसी है सारी फैसिलिटी दे रही है। हो गया, क्या लिखा हुआ है पहले से? चलिए जिनके लिखा हुआ है रिवाइज कर ले एक बार। आज नई यूनिट स्टार्ट हुई है, कौन सी, सेंसरी ऑर्गन आई थिंक, है ना। अच्छा पहले से कुछ पेंडिंग है, ओके ठीक है ठीक है। इमेजरी स्टडी पे भरोसा रखें, जब पढ़ते हैं तभी इमेज के थ्रू ही पढ़ने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। आप देख भी पा रहे हैं लेमिना आपको कितने ही टाइम से बोल के थ्योरी की लैंग्वेज में आपको किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर दे, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर दे, ट्रेबिकुलाई को एक्सप्लेन कर दे, जब तक आप इमेज नहीं देखते तब तक क्लियर नहीं होता। और अभी एक एक टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर होगी बिकॉज ऑफ द इमेज। तो इमेज स्टडी पे थोड़ा फोकस करें, चीजों को इमेज के थ्रू लर्न करने की कोशिश करें। हो गया? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने है लेमिना। लेमिना का जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको अच्छे से बता दिया, बस लैंग्वेज आपके सामने लिखी हुई है। सर्कुलर प्लेट ऑफ द मिनरलाइज्ड, मिनरलाइज्ड क्या बोला कि मिनरल्स इसमें प्रेजेंट है इसलिए मिनरलाइज्ड। और मेनली कौन सा, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, बाकी मैग्नीशियम वगैरह भी यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो मिनरलाइज्ड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स सराउंडिंग द स्मॉल नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स लिम्फेटिक एंड नर्व लोकेटेड इन द सेंट्रल कैनाल। मतलब जो सेंट्रल कैनाल होती है उसके सराउंडिंग में, उसके पेरीफेरी के अंदर जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जो मिनरलाइज्ड रहता है, जिसके अंदर आपकी ओस्टियोसाइट प्रेजेंट होती है। तो वो जो सीट होती है उस सीट को हम क्या बोलते हैं, लेमिना। ये आपको सिंपली याद रखना है। देन कितने टाइप्स का होता है तो मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद में पिछला लिख लेना आप लोग। सर्कमपेरेंशियल लेमिना, तो ये आउटर सर्कमपेरेंस ऑफ द बोन, बोन के बाहर की तरफ है, तो वो आपका हो गया आउटर सर्कमपेरेंशियल लेमिना। और इनर वाला जो है शायद आप मैंने लिया नहीं, वो मैं आपको अलग से बता देता हूं। तो कनेक्ट टू द पेरियोस्टियम बाय द परफोरेटिंग शार्पीज फाइबर, ये खास है ना, ये एग्जाम में कभी क्वेश्चन बन जाता है, यूनिक चीज है कि शार्पीज फाइबर कहां पे प्रेजेंट होते हैं, जिसको मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करता हूं। जो आपकी पेरियोस्टियम है, पेरियोस्टियम कौन सी, जो आपकी बाहर की कवरिंग है, और ये कवरिंग आपकी
कॉम्पैक्ट बोन के साथ में ये आपकी बोन होगी, आपकी बोन होगी, ये आपका पेरियोस्टियम कवरिंग होगी। तो ये इसके साथ में इस तरीके से जो कनेक्ट रहती है और बीच में जिस फाइबर के थ्रू कनेक्ट होती है पेरियोस्टियम, वह फाइबर का नाम है सारपीज फाइबर, या फिर आपके सामने दूसरा नाम क्या है, परपोरेटिंग फाइबर। ये आपको बेसिकली दो वर्ड याद रखना, यूनिक है, एग्जाम में हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। तो जिस फाइबर के साथ में ये कनेक्टेड रहती है आपकी पेरियोस्टियम विद बोन, और बोन का कौन सा पोर्शन है, पेरियोस्टियम है, तो ऑब्वियसली आपके हार्ड बोन, और जो आउटर पोर्शन होता है उसके साथ ही कनेक्टेड रहेगी। तो कॉम्पैक्ट बोन के साथ जिस फाइबर्स के थ्रू कनेक्टेड होती है, यूनिक चीज एग्जाम में पूछी जा सकती है, दैट इज नोन एज सारपीज फाइबर। देन नेक्स्ट आपके सामने कोसेंट्रिक लेमिना, इसके आप इनर और आउटर अलग से कर ले। आउटर जो है वो बाहर की तरफ है, इनर जो है वो अंदर की तरफ हो जाएगा, है ना। इनर वी कैन से टुवर्ड द मिडलरी किनार, और आपका कोसेंट्रिक लेमिना अराउंड द ओस्टियम एंड इंटरस्टिशियल लेमिना इन बिटवीन द सर्कमपेरेंशियल लेमिना एंड कोसेंट्रिक लेमिना। इसका इन बिटवीन जो स्पेस है उसके अंदर जो प्रेजेंट है अच्छे से स्ट्रॉन्गनेस बनाने के लिए, क्योंकि सराउंडिंग हो गया, दाएं बाएं भी हो गया, बीच में क्या, तो बीच में भी तो प्रेजेंट होना जरूरी है, तो वो जो प्रेजेंट रहता है दैट इज नोन एज द इंटरस्टिशियल लेमिना। क्लियर है, चलिए तो पहले इसको लिख लीजिए आप लोग लेमिना को, देन उसके बाद में फिर इनके जो टाइप्स है क्लासिफिकेशन है वो लिखेंगे। इमेज के थ्रू आप लोगों को शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, तो वो चीज़ आप समझ गए होंगे। अभी ये लैंग्वेज, और ये जो लैंग्वेज आपको थोड़ी हार्ड लगती है बच्चों, तो जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ उस टाइम कुछ आपको वर्ड जो होते हैं वो आप लिख सकते हैं, इसके साथ साथ हिंदी वर्ड भी लिख सकते हैं, बस आपके जहन में वो चीज़ें बैठी होना जरूरी कि एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसके भाव को आप समझ जाए कि एक्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आपको आंसर किस तरीके से बताना। मेडुलरी कैनल इस इमेज के अंदर कहाँ पे है, तो इस इमेज में इस तरह रहेगी। ये जो इमेज आपके सामने, ये जो पोर्शन बन गया ये आपका कॉम्पैक्ट बोन हो गया, है ना, और ये आपका उसके अंदर वाला पोर्शन हो गया, दैट इज द स्पॉन्जी पोर्शन। इसके इस तरफ रहेगी, इस तरफ यहाँ पे आपकी क्या रहेगी, मिडल कैनाल, फिर इस तरफ वापस आपका क्या आ जाएगा, स्पॉन्जी पोर्शन आ जाएगा, फिर वापस आपका कॉम्पैक्ट पोर्शन आ जाएगा और पूरी बोन बन जाएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर की तरफ रहती है ना। इसलिए एक डायग्राम जो मैंने अभी बताया था आपको, उस डायग्राम की जो क्रॉस सेक्शन होता है ये जो था, तो ये बाहर की तरफ जो था वो पूरा हार्ड था इस तरीके से, और जो हार्डनेस वाला है वो इस तरीके से पूरा आपका टफ था, वो आपका कौन सा हो गया, कॉम्पैक्ट बोन। उसके बाद में जो सराउंडिंग में था इस तरीके से डॉट डॉट वाला था, वो कौन सा पोर्शन हो गया आपका, स्पॉन्जी पोर्शन, और जो बीच में ये प्रेजेंट है तो ये मेडुलरी कैविटी क्रॉस सेक्शन हम देखें तो ये इसका वर्टिकल सेक्शन है, तो उसके अंदर ये आपका कॉम्पैक्ट बोन, देन आपका स्पॉन्जी, और इसके अंदर की तरफ वो आपकी बाकी बोन वाइज रहती है। ये भी कोई बड़ी बोन है तो उसमें अच्छी खासी आपकी मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है, छोटी बोन है तो उसमें रहती है, प्लेट बोन वगैरह है तो वहाँ पे नहीं भी रहती है। इसलिए प्लेट बोन में आपने देखा होगा कि जो प्लेट बोन होती है उसके अंदर येलो बोन में नहीं रहता है, क्योंकि येलो बोन में कहाँ प्रेजेंट रहता है, मेनली मेडुलरी कैविटी, और प्लेट बोन के अंदर जो रहता है वो आपका कंप्लीटली क्या रहता है, रेड बोन में रहता है। छोटे बच्चों में भी ये रहता है कि मेडुलरी कैविटी इनिशियल स्टेज बनती नहीं है, धीरे धीरे जैसे जैसे बोन ग्रोथ होती है तो मेडुलरी कैविटी बन जाती है। हो गया ये, चलिए नेक्स्ट आपके सामने सर्कमपेरेंशियल लेमिना और कॉन्सेंट्रिक लेमिना और इंटरस्टिशियल। सर्कमपेरेंशियल उसका आउटर वाला लिखा हुआ है, इनर वाला मैंने कर दिया है, उसको भी आप लिख सकते हैं, है ना। इनर सर्कमपेरेंशियल लेमिना, और इनर किस तरह होता है, तो आप सराउंडिंग द मेडुलरी कैविटी। चलिए तो इसी तरीके से लैंग्वेज चेंज होती है। अभी मैंने 5 मिनट पहले यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी थी वो लिखी टुवर्ड द मेडुलरी कैविटी, और यहाँ पे लैंग्वेज लिख दी सराउंडिंग द मेडुलरी कैविटी। तो अगर आपने अच्छे से चीज को समझ रखा है तो लैंग्वेज भले ही कैसी आए, उसका जो मीन्स है, एनाटॉमी वो तो चेंज नहीं होना है। लैंग्वेज है वॉल की पुल की दृष्टि से चेंज कर सकते हैं कि उसको डायरेक्टली बोल रहे हैं या इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, है ना? तो उसको समझना जरूरी है। हो गया, या इसको ऐसे लिखने के बजाय आप डायग्राम भी बना सकते हैं, है ना। जैसे आप बोन का डायग्राम बना ले, और डायग्राम बना के आप इस तरीके से बाहर की तरफ वाला है ना उसको आप लिख ले कि ये कौन सा हो गया, आउटर सर्कमफेरेंशियल हो गया। फिर इस तरीके से यहाँ पे बना ले, ये बना के इसको आप कैसे लिख लेंगे, कोसेंट्रिक लेमिना, उसके बीच में भी आप बना लेंगे इस तरीके से, और बीच में यहाँ पे ऐसे बना के इस तरीके से बना के उनको क्या लिख लेंगे, इंटरस्टिशियल लेमिना। और फिर आप अंदर की तरफ वाली जो है, और आप सर्कमफेरेंशियल को डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस तरीके से कंप्लीट आप बॉन्ड बनाएंगे, पूरी बॉन्ड का पोर्शन बनेगा तो मेडुलरी कैविटी पूरी राउंड हो जाएगी, तो अंदर की तरफ होगा इनर सर्कमफेरेंशियल लेमिना। तो ऐसे इमेज बना सकते हैं, यही लैंग्वेज आपकी इमेज में उतर जाएगी, और जब इमेज में आ जाती है तो आप बिल्कुल इजी तरीके से समझ जाते हैं, इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप ऐसे बना ले, ये बाहर की तरफ है तो आपकी सर्कमफेरेंशियल होगी, आउटर सर्कमफेरेंशियल होगी, अंदर की तरफ है इनर सर्कमफेरेंशियल होगी, ये ऑस्टियन के चारों तरफ है कोसेंट्रिक होगी, और इसके बीच में जो स्पेस के अंदर प्रेजेंट है वो आपकी कौन सी, इंटरस्टिशियल लेमिना। तो आप इमेज स्टडी है वो यही है कि इस लैंग्वेज को आप इमेज में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। टाइम भी बचेगा, स्मार्टनेस भी आएगी आपके अंदर, और चीज को समझने की जो आपके अंदर क्षमता है वो भी बढ़ेगी। हो गया आई थिंक, चलिए नेक्स्ट आपका
अनदर जो इसका पोर्शन है उनके बारे में देख लेते हैं। तो परपोरेटिव कैनाल, देयर इज आल्सो नोन एज द वोल्कमैन कैनाल, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल एंड नर्व फ्रॉम द पेरिओस्टियम पेनिट्रेट टू कॉम्पैक्ट बोन। अब पेनिट्रेट तो आपकी ओस्टियम के अंदर जो आपका ओस्टियम है उसके अंदर तो ब्लड वेसल तो बीच में भी ट्रेवल कर रही थी, लेकिन ये पेनिट्रेट कर रही है, मिड में कर रही है ट्रेवल, ओस्टियम के मिड में, बीच में, ट्रांसफरली, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं कि पेनिट्रेट टू द कॉम्पैक्ट बोन, और वी कैन से कनेक्ट इन बिटवीन द, और एक बोल सकते हैं कि कनेक्टिंग चैनल है बिटवीन द ओस्टियम, एक ओस्टियम को दूसरे ओस्टियम से जो कनेक्ट करी है, या एक ओस्टियम की ब्लड सप्लाई को दूसरे ओस्टियम की ब्लड सप्लाई के साथ में कनेक्ट करी है, ये वाली है ना, बड़ी सुंदरता से जो ड्रॉ कर रखी है ना, इस तरीके से जो ड्रॉ कर रखी है वो आपकी ये कौन सी कैनाल हो जाती है, दैट इज योर सेंट्रल, नॉट सेंट्रल, परपोरेटिंग और वोल्कमैन कैनाल। लेकिन ना स्मॉल स्पेस, स्पेस आ गया ना, लेकिन क्या है, एक छोटा स्पेस है, वी कैन से छोटी कैविटी, कैविटी नहीं बोलते, कैविटी बड़ा स्पेस होता है, छोटा स्पेस है बिटवीन द कोसेंट्रिक लेमिना, कोसेंट्रिक लेमिना के बीच बीच में आपके ये स्पेस प्रेजेंट होता है, और नॉट ओनली कोसेंट्रिक, मेजॉरिटी में कोसेंट्रिक के सराउंड में रहता है, इसलिए ओस्टियम जो होता है वो आपका हार्ड रहता है एज कंपेयर टू इंटरस्टिशियल और सर्कमपेरेंशियल। बाकी ऐसा नहीं है कि सर्कमपेरेंशियल जो लेमिना है वहां पर नहीं होगा, वहां पर भी रहेगा, लेकिन मेजॉरिटी के अंदर जो आपका यहाँ पर ही रहता है, और दैट इज द कोसेंट्रिक लेमिना, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कोसेंट्रिक लेमिना कंटेन द ओस्टियोसाइट, जिसके अंदर क्या रहता है, ओस्टियोसाइट मतलब एक स्पेस है, इस स्पेस के अंदर क्या रहती है, ओस्टियोसाइट रहती है। देन उसके बाद में कैनालिकुला, स्मॉल चैनल रेडिएटिंग इन ऑल डायरेक्शन, रेडिएट हो रहे हैं मतलब जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, आसपास की जो भी डायरेक्शन है, आपस की जो वो आपकी अदर लेकुना है, अदर आपकी ओस्टियोसाइट उसको कनेक्ट करिए, तो स्प्रेड हो रही सराउंडिंग के आसपास के स्पेस के अंदर रेडिएट हो रही है, तो वही वो लिखा है कि स्मॉल चैनल है रेडिएटिंग इन द ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द लेकुना एंड व्हिच फील्ड विद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जिसके अंदर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा मैट्रिक्स वाला वो प्रेजेंट रहता है, वो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होगी और आपके सामने लिखिए इसको बड़ा से, कुछ डाउट नहीं है वर्ड के अंदर। हाँ लिखिए जल्दी से, लिखने में पूरा ध्यान देता है आप लोगों का, लिखिए, सुंदरता से नोट्स बनाना अच्छी बात है, लेकिन रिवाइज भी करें, ब्रेन के अंदर भी बिठा के रखें उन चीजों को। नोट्स का जो हमारा जजमेंट है सही निकला, नोट्स बड़े सुंदर लिख रहे हैं, और इस मामले में लड़के भी पीछे नहीं है, कलरफुल बना रखा है भाइयों ने, लिखे बिल्कुल, जो हाईलाइटेड है उसको हाईलाइट करने की जरूरत होती है, तो वो हाईलाइटेड भी आप लोगों ने कर रखा है, और डायग्राम भी बना रखा है, बाकी डायग्राम अपनी श्रद्धा अनुसार बना लेते हैं, कोई डायग्राम को थोड़ी सुंदरता दे देता है, कोई डायग्राम को एवं ही बना लेता है ना, चलिए ये कोई खास बातें नहीं है, अल्टीमेट समझ में आना चाहिए। और एक और चीज नोट की है कि सबके पास अच्छे पेन है, सबके पास जैसी नोटबुक है ना, स्पाइरल नोट्स है, बड़ी बड़ी बुक्स ले रखी है आप लोगों ने, हाँ मतलब जो भी है स्टेटस ठीक है आप लोगों का, है ना, या गरीब हो, गरीब तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं वो कंसेप्ट नहीं बच्चों, पैसों से गरीबी नहीं नापी जाती, ये एक्चुअली एक चीज बना रही है, ठीक है मेरे पास बहुत सारे पैसे है तो मैं अमीर हूँ, कम पैसे है तो गरीब, वो नहीं, अगर आप सुकून ढूंढते हैं, आप बिल्कुल हेल्दी है, किसी भी डिजीज कंडीशन से आप ग्रसित नहीं है, फैमिली मेंबर आपके साथ बहुत अच्छे हैं, है ना, फैमिली के अंदर मदर फादर है, पेरेंट्स है, अच्छी बॉन्डिंग है, और दो चार ऐसे दोस्त है ना जो आपकी हर जगह सहायता करने के लिए प्रिपेयर रहते हैं, है ना, वो एक जो सिस्टम बनता है वो एक अमीरी का सिस्टम होता है कि मेरे पास अच्छे दोस्त भी है, अच्छा परिवार है, और टाइम पे खाना खा पा रहे हैं, है ना, हाथ पे आपके ठीक है, तो वो आपका एक अमीरी का साइन है, पैसों से तुलना नहीं करें, वैसे आप पैसों के लिए ही बैठे हैं यहाँ पे, है ना, 80,000 चाहिए सर, चाहिए ना 80,000, कितनी बड़ी रकम होती है 80,000, चलिए सबको मिलेगी, आप लोगों के टाइम हो सकता है कि थोड़ी बढ़ भी जाए, बढ़ क्या आएगी आप लोगों के लिए, नोट सेट कोई सपना रखे, हो गया ये, सब पैसों की बात मत करो, हाँ, चलिए नेक्स्ट अपना सेकंड पोर्शन दे दीजिए, स्पॉन्जी बोन, फर्स्ट हो गया हमारा कॉम्पैक्ट बोन जो 80% बनाता है, वर्टिकल पोर्शन जिसको हम बोल रहे हैं, और स्ट्रक्चर जो थी वो आपकी हो जाती है। अभी इसके अंदर आप बताइए, ये जो है वर्टिब्रा है, और ये वर्टिब्रा का क्रॉस सेक्शन ये वाला जो है हेल्दी बोन है, और ये हेल्दी बोन है और नहीं है, तो ये आपके बेसिकली हेल्दी बोन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पोरोसिस ज्यादा होता है, तो कॉमनली हम क्या बोल देंगे कि ये डीजनरेटिव डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है, और वो कॉमनली कौन सा होता है यहाँ पे, ऑस्टियोपोरोसिस। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्पॉन्ज किस तरीके से है ना, स्पॉन्ज किस तरीके से अरेंज होगा, और ये जो इमेज लेने के पीछे रीजन है क्योंकि इसका अपीयरेंस, जो इसका अपीयरेंस है वो हनीकॉम्ब की तरह है, हनीकॉम्ब मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, बिल्कुल शहद का जो छत्ता होता है उसकी तरह अपीयरेंस है, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज किया है कि बोन का जब आपका हनीकॉम्ब अपीयरेंस आता है तो वो नॉर्मल बोन का है, क्योंकि उनके जो अरेंजमेंट होता है बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से होता है ना? उनके जो हनीकॉम्ब होता है उसका अरेंजमेंट आपको बिल्कुल ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से रहेगा, मतलब पता नहीं उनको किसको किसने मैथ सिखाई है, आप देखेंगे तो उसके जो स्पेस होता है बिल्कुल इक्वली होता है, मतलब वो भी ऐसे प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बड़ी मधुमक्खी है तो उसने इतना बड़ा बना लिया, एक छोटी मधुमक्खी है तो उसको इतना दिया बेचारी को, है ना, कोई सीधी मधुमक्खी हाइट वाली उसको ऐसा दिया, ऐसा नहीं है उनका अरेंजमेंट, कितना सिस्टमेटिक तरीके से सिद्धांतिक तरीके से वो रहती है, वो इस तरीके से नॉर्मल अपीयरेंस ये हो जाता है, तो आपका क्या ऑस्टियोपोरोसिस, तो याद रखें ऑस्टियोपोरोसिस में हनीकॉम्ब अपीयरेंस नहीं होता है, उसमें स्ट्रक्चर और डैमेज हो जाती है, जो हनीकॉम्ब अपीयरेंस है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, तो जब हनीकॉम्ब अपीयरेंस की बात आती है इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल एनाटॉमी का पार्ट है, ये अपीयरेंस आ रहा है इसका मतलब आपकी स्पॉन्जी बोन ठीक है, ज्यादा पोरस नहीं हुई, तो ये आपको याद रखना।
स्पॉन्जी बोन टिश्यू ऑलवेज लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द बोन, ऑलवेज बढ़ा है यहाँ पे, ऑलवेज ऑलवेज मतलब बोन के अंदर की तरफ। नो डाउट आपकी जो बोन है, जैसे ये बोन है आपकी, ये जो आपकी बोन है, इस बोन के यहाँ पर भी स्पॉन्जी पोर्शन है, तो ये जो कुछ पोर्शन यहाँ पे बनता है, कुछ पोर्शन जो बाहर की तरफ बनता है इधर का, वो भी आपका कॉम्पैक्ट बोन से ही है। स्पॉन्जी बोन नो डाउट आपकी ज्यादातर बोन के अंदर ऊपर की तरफ ही रहती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ तक प्रेजेंट होगी स्पॉन्जी बोन, नहीं, यहाँ पे भी जो आउटर कवरिंग है, ये जो आउटर कवरिंग है, इस आउटर कवरिंग में तो आपका कॉम्पैक्ट बोन ही होती है, ये कॉम्पैक्ट बोन ही होती है। उसके बाद में यहाँ पे जो रहता है वो आपका क्या रहेगा, स्पॉन्जी बोन, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया ऑलवेज लोकेटेड इंटीरियर, इट्स इंटीरियर, आई एन टी, ए एन टी नहीं है ना, आई एन टी है, इंटीरियर एक वर्ड होता है बच्चों, इंटीरियर वो फ्रंट की हम बात करें, आगे की तरफ, ये इंटीरियर अंदर की तरफ, इनसाइड, बिल्कुल इनसाइड की तरफ। तो इनसाइड ऑफ द बोन ऑलवेज आपका स्पॉन्जी पोर्शन प्रेजेंट होता है, डज नॉट कंटेन ऑस्टियोन, इसके अंदर ऑस्टियोन और एवर्सिन सिस्टम नहीं होता है। देन कंसिस्ट ऑफ द लेमिना, लेमिना कंसिस्ट होता है दैट आर अरेंज्ड इन इरेगुलर पैटर्न, जो इरेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज रहते हैं, ऑफ द थिन कॉलम दैट इज नोन एज ट्रेबिकुलाई, उनको हम क्या बोल देते हैं, ट्रेबिकुलाई बोल दिया जाता है, सिंपली है क्या वो लेमिना ही है, लेकिन इरेगुलरली अरेंज रहते हैं, इरेगुलरली इस तरीके से जाली मेस बनाते हैं, और वो इरेगुलरली जो पैटर्न बनता है आपके लेमिना का इन द स्पॉन्जी बोन दैट इज नोन एज द ट्रेबिकुलाई, ये आपको याद रखना। बिटवीन द ट्रेबिकुलाई आर द स्पेस, और दैट स्पेस कंटेन द बोन मैरो, पर्टिकुलर इन बिटवीन स्पेस है, दो चीजें यहाँ से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है ना, कि ट्रेबिकुलाई है, ट्रेबिकुलाई के बीच में है, जैसे ये स्ट्रक्चर है ट्रेबिकुलाई आपकी, ये ट्रेबिकुलाई है, ये इस तरीके से अरेंज्ड है, तो इसके इन बिटवीन है तो वो तो आपका रेड बोन में रहेगा, इधर की ट्रेबिकुलाई होगी, इधर की ट्रेबिकुलाई होगी, बीच में मिडिल कैविटी बन गई, तो वहाँ पे येलो बोन मेरो, तो ये हल्का सा डिफरेंशिएशन भी आपको याद रखना। तो बोन मेरो इसके बीच में प्रेजेंट रहता है, इन बिटवीन है दैट इज रेड बोन मेरो, और पर्टिकुलर बीच में है इसके, ये दोनों सराउंडिंग रहती है, बीच में रहता है तो आपका येलो बोन मेरो हो जाता है, लिखिए इसको। हनीकॉम्ब अपीयरेंस लिख के ब्रैकेट में छोटा सा हनीकॉम्ब की तरह डॉट डॉट बना भी ले इमेज, ताकि इमेजरी स्टडी आप कर पाए, है ना, तो बना भी ले। क्या हुआ? हो गया? लिखो, थोड़ा स्पीड से लिखो। अच्छा, स्पॉन्जी बोन को हम कैंसेलियस बोन भी बोलते हैं ना, कैंसेलियस बोन, और एक और नाम लिख ले पोरस बोन, वो भी आप लोगों ने लिखा नहीं होगा, है ना, पोरस। कैंसेलियस का मतलब ही होता है छिद्र, मतलब पोर है, तो इस बोन के अंदर पोरस, कैंसेलियस बोन, और एक कैंसे पोरस बोन। पोरस पोरोसिटी जब ज्यादा हो जाती है तो वो ऑस्टियोपोरोसिस आपका बन जाता है, लेकिन अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोरस बोन कौन सी है, दैट इज द स्पॉन्जी बोन, पोरस बोन, कैंसेलियस बोन और स्पॉन्जी बोन, ये तीनों नेम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अपने सामने है ब्लड सप्लाई। हो गया? नहीं होता है तो आसपास के दोस्तों से देख ले, अभी तो पड़ोसी काम आ ही सकते हैं। ब्लड सप्लाई की बात करें, अब बाहर से ब्लड सप्लाई, आउटर ब्लड सप्लाई मेन लिया ना, इन तो हमने देख ली, जो कैनाल थी वो कैनाल हमने देख लिया है ना, लेकिन बाहर से जो ब्लड सप्लाई है वो कौन कौन सी रहती है, पर्टिकुलर नेम से कभी क्वेश्चन आ जाता है तो वो ब्लड सप्लाई थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। वो डिस्कस करने से पहले हाँ खड़ी हुई, अब हाँ कोई नहीं बोलेगा। जो ब्लड सप्लाई होती है बोन की, अब हम आउटर ब्लड सप्लाई की बात करें, जो नॉर्मली आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती है, ट्रेवल करती हुई आपकी बोन के पास आएगी आर्टरी, और बोन के अंदर एंट्री करेगी, कौन सी ओपनिंग के थ्रू एंट्री करती है, कौन सी ओपनिंग रहती है, चुप रहना है, मतलब चुप रहना है, नहीं तो बोलने लायक नहीं होगी। बताइए कौन सी है, बता दी थी मैंने, आप थे उस दिन क्लास में, कल नहीं थे? हाँ, कल नहीं थे लेकिन पहले भी बताया गया था। चलिए, तो खास जो बात होती है, चलिए इतने इतने में तो पता कर लेना था, मैं इधर घुमा तब तक तो पास से पूछ लेना था, तो ये हिंट दी जाती है आपको, फिर जाइए, हाँ न्यूट्रिएंट फॉर्मेट, गुड, फिर जाइए। हो जाता है समटाइम, हमें याद होता है, लेकिन अचानक से क्वेश्चन पूछ लिया गया तो थोड़ा साइकोलॉजिकली स्ट्रेस हो सकता है, घबराना नहीं है, आपके सब आस पड़ोस वाले ही हैं और सब आप जैसे ही है ना, ज्यादा तनाव नहीं लेना, कोई आप इतना वो नहीं है कि इसको आएगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मैं इस चीज को इजीली कंसीडर करता हूँ बच्चे, तो परेशानी होना याद होता है। अब यहाँ पे हो रहे ठीक, एग्जाम में नहीं होना, एग्जाम में भी हम हो जाते हैं, जो एग्जाम हॉल का माहौल होता है वहाँ पे भी हम नर्वस हो जाते हैं, तो वहाँ नर्वस नहीं हो। चलिए, तो दैट इज द न्यूट्रिएंट फॉर्मूला, जिसके थ्रू अंदर की तरफ जाती है, फिर आपकी वोल्कमैन कैनाल, देन आपके सेंट्रल कैनाल में जाती है। लेकिन अब यहाँ पे कि बोन के कौन से पार्ट की तरफ जा रहा है, तो पेरिओस्टियम हो गया, पेरिओस्टियल आर्टरी बन जाएगी, एपिफाइसिस की तरफ जा रही है, एपिफाइसियल आर्टरी बन जाएगी, डाइफाइसिस में है, डाइफाइसियल आर्टरी, सिंपली वही आपकी ब्लड सप्लाई है। तो पेरिओस्टियम आर्टरी, स्मॉल आर्टरी सप्लाई टू द पेरिओस्टियम एंड द आउटर पार्ट ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन, देन उसके बाद में न्यूट्रिएंट आर्टरी एंटर थ्रू द न्यूट्रिएंट फोरामिना, होल इन द कॉम्पैक्ट बोन, डिवाइड इनटू प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ब्रांच, प्रॉक्सिमल और डिस्टल ब्रांच में डिवाइड होती है, अंदर जाके और प्रॉक्सिमल जो होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, दैट इज विद द
अपर पोर्शन ऑफ द बोन लोअर जो है वो आपकी लोअर पोर्शन के साथ सप्लाई करती है, सप्लाई बोथ इनर पार्ट ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू। मेटाफाइजियल आर्टरी इसी के इस पे बाद में सबटाइल्स बन जाते हैं, तो मेटाफाइजियल रीजन की तरफ जा रही है, मेटाफाइजियल आर्टरी बन गई, आपकी एपिफाइजियल रीजन की तरफ जा रही है, एपिफाइजियल आर्टरी बन गई, जैसे कि सारा वहां पे बना रखा देख सकते हैं आप इमेज के अंदर। और फिर आपकी वेन होगी बाहर निकल रही है फोरामिना के थ्रू, देती है न्यूट्रिएंट वेन, न्यूट्रिएंट वेन, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे बना हुआ है, ये बोन है, बोन की पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई आप देख पा रहे हैं। तो ये आपकी एपिफाइजियल आर्टरी होगी, एपिफाइजियल वेन होगी, और मेटाफाइजियल आर्टरी होगी, मेटाफाइजियल वेन होगी, है ना। और जिस भी ओपनिंग के जो अंदर जा रही है, जैसे ये है बड़ी ओपनिंग यहाँ पे बनी हुई दिख रही है, तो वो आपकी न्यूट्रिएंट फोरामिना, ये सिंपल आपको याद रखना। चलिए लिख लीजिए फटाक से इनको, ज्यादा तनाव नहीं लेना है ना। कहानी बताता हूँ एक आप लोगों को, नोट्स लिखते रहे, कान खुले रखें, क्योंकि आप जब बातें करते हैं आपसे तो आप देखने लग जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं आप लोग लिखने के लिए, तो वो टाइम नहीं दिया जाएगा। कहानी ऐसे जो भी अभी हम डिस्कस करें, जो बच्चे से हमने क्वेश्चन पूछा था उससे रिलेटेड है। क्लास हमारी जो थी, आई थिंक फाइनल ईयर की बात है, थर्ड फाइनल, हाँ फाइनल ईयर की बात है। हमारे टीचर थे, तो कॉलेज की बात है अभी की, जब हम कॉलेज पास आउट हुए थे, तो वो फेयरवेल लेके जा रहे थे, फेयरवेल था उनका। अब वो क्या, तो ये मस्ती मौला आदमी थे, तो कभी फेयरवेल लेके चले जाते थे, मन हुआ तो वापस भी आ जाते थे, वापस भी ज्वाइन कर लेते थे, फिर चले जाते थे, ऐसा चलता रहता था, लेकिन थे बड़े अच्छे मन के। तो उन सबका फेयरवेल था, अचानक से अरेंज हुआ कि सर जा रहे हैं छोड़ के, फाइनल ईयर वाले हैं, अटैचमेंट हमारे से उनका अच्छा था, तो थोड़ी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सर को फेयरवेल पार्टी दे। तो फेयरवेल पार्टी हमने अरेंज की, हदवाद अरेंज की उसी टाइम, और सुबह तक पहले क्लास चली थी, उसके बाद में फेयरवेल पार्टी का अरेंजमेंट किया। इसी तरीके से स्टेज था, कुछ ज्यादा अरेंजमेंट हो नहीं पाया था क्योंकि सडनली हुआ था। तो जो स्टूडेंट थे वो सब सामने, सीटिंग व्यवस्था भी नहीं थी, तो पूरी कॉलेज कैसे खड़े थे, पूरे हॉल के अंदर कैसे खड़े होते थे, तो पूरे खड़े थे ऑडिटोरियम के अंदर, और स्टेज था बड़ा सुंदर था, उसके सामने सर को बुला लिया गया था, टीचर के लिए तो सारी फैसिलिटी कर दी गई थी। और वहाँ पे मैं और मेरा फ्रेंड जो थे बेसिकली एंकरिंग कर रहे थे, तो मेरे हाथ में माइक था, मैं चीज को संभाल रहा था। अच्छा माइक भी नहीं था, माइक नहीं था, हम ऐसे बोल रहे थे क्योंकि अचानक से प्लान हुआ था। तो ऐसे बोलते बोलते जो ऐसा होता है ना कि जो दोस्त होता है उसमें आप भरोसा नहीं कर सकते कि कब वो क्या कर सकता है, और वो मैंने किया अपने दोस्त के साथ। मेरा दोस्त जो था वैसे वो बड़ी पंचायती करता है, पूरे गांव की बातें करवा लो, इधर की उधर, ये वो लड़ाई करवा लो किसी से भी। मैं थोड़ा शांत हूँ, वो थोड़ा ज्यादा लड़ाकू टाइप का है, तो वो लड़ने के लिए बोलने के लिए तेज तरार कुल आदमी, वो सामने खड़ा था। अब उसको ऐसा बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अशोक मेरे को सामने बुला सकता। सीरियस होकर स्टेज पे ऐसे इमोशनल स्पीच दी जा रही थी, सर के बारे में दो शब्द बोले जा रहे थे, अच्छे शब्द बोले थे, सब लोग बड़े कॉन्शियस हुए, और एक अटैचमेंट होता है उससे लगे पड़े थे। लास्ट में सभी लोग खड़े थे, वो इधर स्टेज पे खड़ा हुआ से देख रहा था। तो फिर फ्लो फ्लो में ऐसे ही मैं स्पीच बोल रहा था, उसी के बीच में बोल पड़ा, उसका नाम बेसिकली हर्ष है, और एक महेश था जो यहाँ पे था, शायद वो मिस और का भी पता निकाल लगा उसकी। तो इन दोनों को तो सीक्वेंसली मैंने बुला लिया, तो पहले हर्ष नाम से लड़का था, अभी वो इसी के सेंस के अंदर है, तो उसको मैंने बुला लिया कि हर्ष स्टेज पे आए और दो शब्द सर के लिए बोल। अब उसके भाई साहब मतलब आप देखो ना, सच में उसको पूरी तरीके से पसीना आने लगे कि अब कैसे स्टेज पे यार क्या बोलूं अचानक से। तो वो भी पूरी तरीके से नर्वस हो गया। तो अब उसको नर्वस देख के मेरे को लगा कि यार ज्यादा तो नहीं हो गया, लेकिन दोस्ती में क्या ज्यादा। फिर मैंने उसके पास में वो जो दोस्त दूसरा दोस्त था, तो उसके लिए बोला कि हर्ष को लेके महेश आए, और महेश भी दो शब्द कुछ बोले। अब वो देखा यार इसने तो मेरी भी ले ली। फिर जो दूसरे दोस्त है कि यार इसको बुलाया तो वो तो साइड में हो गए, मतलब छिप गए थे। फिर उन दोनों को बुलाया, तो एक ने तो थोड़ा बोल लिया था, दूसरा नहीं बोल पाया था, तो ये नर्वस हो जाते हैं अचानक से, कुछ चीजें होती है, साइकोलॉजी होती है, शौक भी यही होता है। अचानक से जो शौक से आप मेडिकल साइंस वाले बच्चे अच्छे समझते हैं कि शौक क्या है, कोई भी गुड न्यूज मिली या कोई भी बैड न्यूज मिली, आपने देखा होगा, और पहले की मूवीज में देखा होगा, अभी तो कम होता है, कुछ बैड न्यूज मिली तो वो सलट जाता है, वहीं पे ये सलट जाती है, ज्यादातर सलट जाती है ना। तो वो क्या, वो भी शौक है, अचानक ऐसा इमोशन हुआ कि आप हैंडल नहीं कर पाए, तो ये इमोशन की चीजें होती है, सम टाइम हो जाती है। एग्जाम में आप लोग नर्वस नहीं होना है, तनाव नहीं लेना, एग्जाम हॉल का प्रेशर बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि भले आप एलिजिबल है या नहीं है, एग्जाम जरूर दें, कोशिश करें एग्जाम देने की। चलिए ब्लड सप्लाई होगी आप लोगों की। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, एपिफाइजियल और मेटाफाइजियल वेन भी हो जाती है, इसी सीक्वेंस में वेन को भी लिख ले, एपिफाइजियल वेन और मेटाफाइजियल वेन। देन टाइप ऑफ द बोन क्या हो गया, अरे भाई मतलब वेन आर्टरी है तो उसको वेन कर लो, वो भी यहाँ से देख के लिखना है एक एक वर्ड। अरे भूलना नहीं है कि यहाँ पे नोट सेट फाइटर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉलेज की चीजें वो नहीं है कि थ्योरी लिख रहे हैं, बस सिंपली यहाँ पे आर्टरी है, तो ये जो लेके जा रही है आपकी बोन के अंदर वो आर्टरी है, तो लेके कौन आएगी, वेन आएगी। तो इसको लिखने में कितना ज्यादा, थोड़ा सा स्मार्ट बने बच्चों, हर चीज एज इट इज कॉपी करना है, कैसे काम चलेगा भाई। चलिए टाइप ऑफ द बोन्स है उसको हम फटाक से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो थोड़ा सा ट्विस्ट है वो एक जगह रहता है आपकी क्लेविकल के साथ में, आपकी जो एक बोन होती है आपकी रिब्स के साथ में, वो हम देख लेते हैं कि उनको लॉन्ग बोन ना कंसीडर करके फ्लैट बोन समटाइम कंसीडर कर लिया जाता है। तो वो ट्विस्ट है वो आपको याद रखना है, बाकी एक ओवरऑल व्यू है, इधर फोकस करें, बातें नहीं करें। टाइप ऑफ द बोन्स, बोन्स ऑफ द बॉडी कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 5 मेन टाइप। अच्छी अच्छी किताबों में 5 ही मेन टाइप है, ये कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना, ना तो 4 टाइप है ना 6 टाइप है, 5 टाइप ही है। बड़ी से बड़ी बुकों में आप देखेंगे तो 5 क्लासिफिकेशन ही बना रखे। 5 कौन कौन से हैं, तो दैट इज द लॉन्ग बोन, देन शॉर्ट बोन, देन फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन और सिस्टेमोइड बोन। 5 टाइप की मेन बोन के अंदर इसको क्लासिफाई करते हैं। लॉन्ग बोन जिनकी हाइट ज्यादा होती है कंपेयर टू विड्थ, विड्थ की तुलना में हाइट ज्यादा होती है वो लॉन्ग बोन है। और शॉर्ट बोन जो कि विड्थ और हाइट में, विड्थ और हाइट में लगभग सेम ही होती है, क्यूब शेप की होती है, वो आपकी क्या हो जाती है, शॉर्ट बोन। फ्लैट बोन है ना, नेम पता चला फ्लैट बोन, जिसका जो डायमीटर वाइज है वो काफी ज्यादा वैकेंसी बड़ी रहती है, दैट इज अ फ्लैट बोन। इरेगुलर जिनका कोई बेसिकली शेप नहीं है, जिनका शेप आप मेजर नहीं कर सकते। और सिस्टेमोइड बोन जिसका शेप जो आप बेसिकली सिस्टम शेप का बोल सकते हैं, और बेसिकली तिलाकार होता है ना, जो कि आपकी एम्बेडेड रहती है टेंडन के अंदर। 5 बोन है कौन कौन सी होती है, किस तरीके से आप क्लासिफाई करते हैं, एग्जांपल के साथ में लिखना है। लॉन्ग बोन है द ग्रेटर लेंथ देन द विड्थ, विड्थ की तुलना में, चौड़ाई की तुलना में लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई की तुलना में लंबाई ज्यादा होती है, ये जिसकी लेंथ है वो ज्यादा है कंपेयर टू विड्थ, है ना, इसलिए इसको क्या बोला, लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन की डेफिनेशन क्या है, द ग्रेटर लेंथ देन द विड्थ। एग्जांपल के अंदर आपकी फीमर होगी, आपकी टिबिया पिबल होगी, आपकी ह्यूमरस होगी, अल्ना रेडियस होगी, आपकी फेलेंजेस होगी, खास है हाईलाइटेड जो कर रखा है, ये सब आप लिखो ना लिखो। ये फेलेंजेस को भी लॉन्ग बोन के अंदर क्लासिफाई किया है, शॉर्ट बोन नहीं है, शॉर्ट बोन नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो फेलेंजेस हम निकालेंगे बाहर, है ना, कोई बच्चा दे सकता है फेलेंजेस निकाल के, नहीं दे सकते, इतना भी नहीं कर सकते है। अरे गुरु के लिए तो अंगूठा दे दिया गया था, एकलव्य ने दिया था, आपसे तो एक फेलेंजेस मांगी जा रही है, उन्होंने 2 फेलेंजेस दी थी वहां पे, 2 ही दी थी ना, 2 ही दी थी ना, या 4 दी थी, 2, तो आपसे तो एक मांगी जा रही है वो भी नहीं दे सकती, हे भगवान शर्म करो थोड़ी। चलिए नहीं देना बच्चों, ये पेलेंजेस ही आपके काम में आएगी, जब आप क्लिक करेंगे माउस से तो पेलेंजेस ही करेंगे। बेसिकली जब पेलेंजेस को हम निकालते हैं, छोटी बोन है, हाइट छोटी है, लेकिन इसकी विड्थ की तुलना में हाइट जो है वो भी इसी तरीके से रहेगी, है ना, तो इतनी छोटी भले ही है ये, कोशिश करो उसी की तरह बनाने की, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा है कंपेयर टू विड्थ,
है ना, कि हाइट भी छोटी है और चौड़ाई भी छोटी है, लेकिन हाइट तो फिर भी थोड़ी ज्यादा है। आप देखोगे इसकी हाइट बड़ी है, width ये पूरा मास है, इसलिए आपको ये दिख रही है, अंदर की तरफ बोन तो आपकी थोड़ी सी ही है, इसलिए इसको लॉन्ग बोन के अंदर कंसीडर किया जाता है। ये ट्विस्ट है जो हम एग्जाम में जल्दीबाजी में ये कर देते हैं, अगर होता है तो पहले जिसको हम शॉर्ट बोन कर देते हैं। डिजिट बोन इज नॉट अ शॉर्ट बोन, इट इज अ टाइप ऑफ द लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन का ये टाइप है। हाँ, इसका भी तो ट्विस्ट है, ये मैं भी आपको बताने वाला हूँ। क्लेविकल को और आपकी जो रिप्स है, हाँ, इनको प्लेट बोन में कंसीडर किया, वो भी मैंने हाईलाइट कर रखा है। अब ये क्यों नहीं बोला है, ये किसी मैंने किताब से भी पूछा था, उसने मेरे को बताया नहीं, है ना। मेनली रिप्स होती है, सुनिए, जो रिप्स होती है, रिप्स के साथ में है क्लेविकल को, हो सकता है किसी बुक में हमने पढ़ रखा हो कि वो लॉन्ग बोन के अंदर कंसीडर की जाती है ना। हाँ, तो वो लॉन्ग बोन कंसीडर है। रिप्स का जो मेन कंसेप्ट तीन चीज है, एक आपकी फेलेंजेस, दूसरी आपकी रिप्स, और एक और हम पढ़ेंगे जो इरेगुलर बोन के अंदर आता है, वो कैंसरियस बोन, जो कि ज्यादातर आपकी जो टार्सल्स बोन होती है, कैल्केनियस नॉट कैंसरियस, कैल्केनियस। तो जो टार्सल्स बोन होती है, कार्पल बोन होती है, वो आपकी शॉर्ट बोन के अंदर कंसीडर की जाती है, लेकिन उसमें से एक बोन जो होती है वो आपकी इरेगुलर में। तो ये तीन चार इसमें ट्विस्ट है जिनको आपको बिल्कुल फोकस होकर याद रखना है, और जब रिवाइज करते हैं तो ये रिवाइज करना है। जब आपके पास टाइम की कमी होती है, ओनली क्या देखें इसमें से, ये चीज आपको देखना है कि लॉन्ग बोन के अंदर कौन सी होती है, फेलेंजेस होती है। और अभी जो बालक बाल का नोट्स लिख रहे हैं तो वो इतना लिख लें, टीमर बोन लिख लें, टिबिया टिबिया लिख लें, या फिर अल्ना और रेडियस लिख लें। और इनको शॉर्ट करना चाहते हैं तो अपर एंड लोअर एंड की बोन लिख लें, और शॉर्ट करना चाहते हैं तो लिम्ब बोन लिख लें, है ना। लिम्ब बोन लिख लें, लेकिन कोशिश करें इनको लिखने की। लिम्ब बोन में भी आपकी टार्सल और फेलेंजेस वगैरह भी आ जाती है ना। तो इनको फटाक से लिखे। फोरआर्म की बोन जो है, लेग बोन है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है ना। तो बार बार इनको रिपीटेटिव रिवाइज करने की जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं है। लिखे। हाँ, मुझे 1 मिनट। हाँ जी, हो गया, बताइए। नेक्स्ट, अब उसमें क्या पैलेंजेस लिखना है कि पैलेंजेस को भी हम लॉन्ग बोन कंसीडर करते हैं। मर जाओ रे, ऐसे बच्चों की तरह रोने लगते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम, बोन के अंदर लिम्फेटिक, अभी पढ़ा था ना, लिम्फेटिक वेसल्स तो रहती है। लिम्फेटिक, एक्चुअली लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, वो सेलेक्टिव जगह रहते हैं। लिम्फ नोड जो होते हैं वो सेलेक्टिव जगह रहते हैं। बाकी जो वेसल्स होती है उसकी, लिम्फ की वेसल्स बोन के कुछ पोर्शन में होती है, जैसे अभी हमने देखा था कि जो आपकी बोन का इनर पोर्शन, आउटर पोर्शन, सॉरी नॉट इनर पोर्शन, वहां पे रहता है। अंदर की तरफ तो बेसिकली लिम्फेटिक की सिस्टम आई थिंक नहीं है, बाकी इसको मैं और क्लियर करके बताऊंगा एग्जैक्टली किस जगह रहता है लिम्फेटिक सिस्टम। आप लोगों को हो गया अभी। हाँ, बोन के अंदर, अंदर की तरफ लिम्फेटिक वेसल्स आपकी बेसिकली नहीं होती है, बाहर के आउटर पोर्शन में जो आपका लिम्फ नोड रहता है। इसके पीछे एक रीजन भी है, जो बोन कैंसर होता है वो आपका मेटास्टेसिस होता है ना। दो की चैनल्स होगा, दो चैनल होते हैं मेरे मेटास्टेसिस होने के। फर्स्ट इज वाया द ब्लड, और सेकंड वन इज वाया द लिम्फेटिक सर्कुलर। तो वो उसके कनेक्शन में रहता है, कनेक्शन में रहता है, इसलिए वो मेटास्टेसाइज होता है। बाकी अंदर की तरफ जो है हार्ड जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपके लिम्फ टिश्यू नहीं रहते। नेक्स्ट है दैट इज शॉर्ट बोन आर द क्यूब्स है, आर नियरली इक्वल इन द लेंथ एंड विड्थ। एग्जांपल मोस्ट कार्पल बोन, मोस्ट टार्सल बोन, है ना, ज्यादातर जो है वो आपके यहीं पे रहते हैं, क्योंकि कुछ जो पोर्शन है, कुछ जो बोन है वो आपकी इरेगुलर आती है, और उसमें अभी हम डिस्कस करेंगे इरेगुलर बोन के अंदर। तो शॉर्ट बोन लिखिए फटाक से, क्यूब शेप की होती है, जिसकी विड्थ और जो लेंथ होती है इक्वल ही रहती है। शॉर्ट बोन का यही एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। जो आपकी कार्पल होती है, टार्सल होती है, वो जो मेटाकार्पल, मेटाकार्पल आपकी कौन सी रहेगी, लॉन्ग बोन। मेटाकार्पल लॉन्ग बोन ही है। अरे आप ऐसे मेजर कर सकते हैं, मेटाकार्पल है वो उसमें था नहीं, इमेज में ऐड कर ले। मेटाकार्पल आपकी, मेटाकार्पल और टार्सल शॉर्ट बोन में लिखा है, किस पर्सपेक्टिव से लिखा है वो। अब यही तो है यार, ये वेरिएशन है, मैं इस चीजों पे अटक जाता हूँ कभी कभी। और नॉट ओनली मैं, कि बहुत सारी चीजें जहाँ पे आपको ये मिलेगा, ये डाटा मिलेगा, इसलिए मैं पहले इस चीज को कवर करके चलता हूँ कि रूल नहीं है, थंब रूल नहीं है कि ऐसा है, इस बुक में से लिखा तो है ना। क्या बोल रहे हैं हम, सबका पढ़े, सबका पढ़े, और एग्जाम में अपना करके आए, है ना। वो भी बता देता हूँ, सबका पढ़ना करके अपना आना भाई। हाँ, और अपना करके आएंगे तो रिजल्ट आपको बताइए। तो जैसा रिजल्ट की आप उम्मीद करते हैं वैसा रिजल्ट आए। बेसिकली अपना करने का मीन्स ये है कि जजमेंट आपका अपना होना चाहिए, है ना। जब आप पेपर करेंगे तो जो सेंस है क्वेश्चन को समझने का, जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी अपनी होनी चाहिए। वहां पे तो आप अपने लगाएंगे, वहां पे हम थोड़ी आपका पेपर सोल्व करेंगे। प्लेट बोन, देखिए मैं इसको थोड़ा फास्ट फिनिश करना चाह रहा हूँ, आप नहीं करने दे रहे बच्चों। क्लेविकल लॉन्ग बोन के अंदर लिख लो। हाँ, रिप्स जो है वो आपकी प्लेट बोन में है, इससे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो नेक्स्ट आपका लेयर का है। प्लेट बोन्स आर जनरली थिन एंड कंपोज्ड ऑफ द टू नियरली पैरेलल प्लेट। आवाज नहीं। प्लेट बोन जो होती है बेसिकली, क्यों भाई बातें क्यों हो रही है। हाँ, प्लेट बोन जो होती है जनरली थिन रहती है, कंपोज्ड ऑफ द टू नियरली पैरेलल प्लेट ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन, थिक एंक्लोजिंग लेयर ऑफ द स्पॉन्जी बोन टिश्यू। और एग्जांपल यहाँ पे क्रेनियल बोन्स है, स्टेनल बोन्स है, और आपकी रिप्स है, और आपका स्केपुला है। तो इनको तो आप समझ सकते हैं, स्टेनम वगैरह होती है तो प्लेट ही होती है, ब्रेन की जो होती है। क्रेनियल बोन, फेशियल बोन जो है मेनली वो आपकी इरेगुलर में आएगी। क्रेनियल बोन जो है वो आपकी प्लेट बोन के अंदर कंसीडर की जाती है, और इसमें जो ट्विस्ट है दैट इज द रिप्स। रिप्स को प्लेट बोन के अंदर कंसीडर किया जाता है, ये आपको याद रखना क्यों कंसीडर किया गया है। हो सकता है कि यहाँ पे जो बोन है आपकी, जो रिप्स बोन है, प्लेट बोन इसलिए कंसीडर किया गया क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर आपका रेड बोन वही रहता है, प्लेट बोन के अंदर वही रहता है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली माना गया, लेकिन बुक्स के अंदर इजीली लिखा हुआ रिप्स आर कंसीडर एज द प्लेट बोन। इलियम बोन अलग से पूछ रहे हैं, इलियम बोन किसमें रहेगी आपकी, प्लेट बोन। हाँ, तो इलियम किसका पार्ट है, इसमें नहीं लिखा हो, क्रेनियल बोन, स्टेनम, स्केपुला है, पेल्विक बोन भी लिख ले इसमें। पेल्विक बोन हो जाएगी तो उसमें सारी आ जाएगी, इलियम, इसियम और पिबिस।
हो गया। वैसे बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे बच्चों, नॉट ओनली यहाँ पे, हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक के साथ में, हर बुक्स के साथ में बहुत सारे आएंगे। और ये कंफ्यूजन आपको इसी तरीके से लेके चलना है, आप लेके चलोगे चलोगे, एक टाइम आएगा सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में आपको रहेगा कंफ्यूजन। तो ये वेरिएशन चलता रहता है उसके बाद में रहेगा कि चलो ये कंफ्यूजन था यार, सिलेक्शन हो गया। क्योंकि बड़ी बात यह है कि एग्जामिनर को भी कंफ्यूजन था, तो उन्होंने आपका राइट आंसर मान लिया। ऐसा हो सकता है, कुछ चीजें होती है जो स्पेसिफाई होती है, उनको उसी तरीके से याद रखना है, बाकी मस्त रहना है। हाँ, हो गया प्लेट बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट पोर्शन इज द इरेगुलर बॉन्ड। अच्छा, इसके साथ ही है कि वो कॉम्प्लेक्स शेप, कॉम्प्लेक्स मतलब कैसा शेप नहीं है, आप इरेगुलर शेप है और शेप एंड कैन नॉट बी ग्रुप्ड इन एनी अदर कैटेगरीज। एग्जांपल में है दैट इज वर्टिब्रा, हिप बोन, हिप बोन यहाँ पे है भाई। अब इसका भी कुछ बच्चों ले रहे थे, तो मैं इसको कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो हिप बोन है वो आपके प्लेट बोन के अंदर है, या उसका शेप तो इरेगुलर की कोई शेप ही नहीं, इसलिए उसको नाम ही नहीं दिया। इन नॉमिनेटेड बोन में इसको बोला गया है ना कि नेम ही नहीं दिया गया है, तो उस पर्पस से उसको यहाँ पे ले लिया गया है। और बाकी प्लेट बोन है तो किस पर्पस से कि उसका जो पैरेलल सरफेस है दोनों एक दूसरे के पास में, कॉम्पैक्ट बोन की सरफेस पास में है, बीच में ओनली स्पॉन्जी पोर्शन प्रेजेंट है और वहाँ पे रेड बोन में प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से उसको आप किसी किताब में देखोगे तो उसमें आप कहाँ देखोगे प्लेट बोन में, तो दोनों में लिख ले भाई, सुविधा के अनुसार आंसर बता दे वहाँ पे। हिप बोन यहाँ पे शेप के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो इरेगुलर शेप की है। और सर्टेन फेशियल बोन्स एंड द कैल्केनियस, कैल्केनियस इज द बोन ऑफ ए, कैल्केनियस कौन सी बोन है, आप खड़े होइए, हाँ हाँ चुप हाँ बीच में, आप बीच वाले, हाँ कैल्केनियस कौन सी बोन है बच्चे, टार्सल बोन है। और टार्सल में कौन सी बोन है, मतलब इसके बारे में स्पेसिफिक फीचर पढ़े थे, 3 फीचर हमने, आप थे क्लास में, आप यूजुअली यहाँ नहीं बैठते हैं। ओके, तो कैल्केनियस बोन के बारे में हमने और पढ़ा था, इसके बारे में 3 खास बातें पढ़ी थी, मैंने बोला पीएससी के एग्जाम में आती है। एक तो क्या, ये लार्जेस्ट बोन है, दूसरा हील बोन है, तीसरा मोस्ट प्लेजर। तीनों जो फीचर है कैल्केनियस भेजिए, कैल्केनियस बोन के बारे में आपको याद रखना है। हील बोन है और मोस्ट फ्लेक्सिबल बोन है और लार्जेस्ट टार्सल बोन है। आपका फुट का पोस्टीरियर पोर्शन बनाती है, आपका हिंड फुट बनाती है, टार्सल बोन का पोस्टीरियर पोर्शन होता है ना, प्रोक्सिमल बोन रहती है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि और जो टार्सल रहती है वो आगे की तरफ टेलस और आपकी कैल्केनियस प्रोक्सिमल बोन के रूप में कंसीडर की जाती है और क्लासिफाई करें तो 3 पॉइंट जो बताया वो है, तो आपको याद ही रखना है। हाँ, तो ये है ना कि अलग से जो फीचर है वो ये है कि टार्सल बोन है, लेकिन सर्टेन फेशियल बोन एंड कैल्केनियस जो यूनिक है वो आपकी इसके अंदर आएगी, ये शॉर्ट बोन के अंदर नहीं है। हाँ बिल्कुल यही बताना है, इसलिए स्पेसिफाई है ये, है ना। तो 3 जो चीजें हैं, पहला आपका phalanges is the long bone, second one is the ribs is considered as the plate bone, or one more bone is the calcaneus calcaneus bone, or that is the calcaneus bone. Calcaneus bone is the our irregular bone, ये आपको याद रखना। हो गया। Sesamoid bone annual in the sudden tendon where there is a considerable friction tension physical stress such as the palm and sole mainly जो रहती है। अच्छा पटेला, लेकिन palm के अंदर भी एक बोन को कहीं ना कहीं पड़ा है जिसको सेसमेड बोन बोलते हैं, है ना। ये जो palm bone होती है मेटाटार्सल को आप किसी बुक में देखोगे, या ये जो नॉट मेटाटार्सल मेटाकार्पल, और यहाँ पे इसके अंदर भी एक बोन को एग्जैक्टली मेरे को नाम रिमाइंडर नहीं है, उसको भी सेसमेड बोन किसी बुक के अंदर कंसीडर किया है। अगर किसी बच्चे को है कि सर ये वहाँ पे हमने पढ़ा तो बता सकते हैं। वैसे इसके साथ आपको याद रखना कि सेसमेड जो बोन होती है वो आपकी डेफिनेटली ये बोन रहती है, लेकिन टार्सल और मेटा सॉरी टार्सल और कार्पल दोनों में से एक बोन और है, उसको भी ऐसा कंसीडर किया गया है, पता नहीं किस बुक के अंदर। हाइड बोन कहाँ से टार्सल और कार्पल बोन है, अच्छा हाइड बोन को कंसीडर किया गया है। हाँ, तो आप इसको मान सकते हैं। हाइड बोन बेसिकली यहाँ पे जो सिसोमोइड है वो शेप के अकॉर्डिंग है, जो सिसोमोइड बोन दिया टेंडम से एमेंडेड है उस अकॉर्डिंग हम लेके, तो हाइड बोन भी आपके टेंडम के अंदर रहती है, वो पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं है किसी लिगामेंट के थ्रू, तो हाइड बोन भी आप कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि जो आपकी बॉडी की एनाटॉमिकल होती है, जो भी नेम देते हैं, तो बॉडी के एनाटॉमिकल लैंडमार्क जो दिए जाते हैं लोकेशन के अकॉर्डिंग, उसके शेप के अकॉर्डिंग, आसपास की कौन सी स्ट्रक्चर है उस लोकेशन के अकॉर्डिंग नेम दिए जाते हैं। जैसे यहाँ की आर्टरी है उसको रेडियल आर्टरी क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे रेडियस बोन प्रेजेंट है, तो लोकेशन के अंदर आसपास के स्ट्रक्चर के साथ में कैसा रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग नेम दिए गए हैं। तो शेप के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सिसोमोइड जो शेप की रहती है, नो डाउट आपकी कौन सी रहती है, पटेला ही रहती है, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी की बात करें तो वो एम्बेडेड रहती है आपके टेंडन के अंदर, उसके थ्रू वो वहाँ पे प्रेजेंट रहती है। तो सिमिलरली आपकी जो हाइड बोन है वो भी आपकी प्रेजेंट रहती है यहाँ पे, और शेप तो नहीं होता है उसका, लेकिन टेंडन के थ्रू वो यहाँ पे और मसल्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती है, एम्बेडेड रहती है, उस के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं उसको। हाँ, हॉर्स शेप बोन, यू शेप बोन जिसको हम बोलते हैं, सिसोमोइड बोन हो गया। चलिए नेक्स्ट आपके सामने दैट इज जॉइंट, लिखिए जॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। ओसिकल्स किस में आएगी, एयर ओसिकल्स किस में कंसीडर की जाएगी भाई, कैसा शेप होता है, शॉर्ट बोन रहेगी या इरेगुलर, लॉन्ग तो मत बोलना भाई, उनका तो एग्जैक्ट शेप नहीं है, एक हथौड़े की तरह है, एक कील शेप की है और एक घोड़े की खोटाल की तरह है ना, तो शेप में से डिफाइन है उनका, है ना। हाँ, तो चीजें वही पोलर रहेगी ना। चलिए तो कौन सी रहेगी, शॉर्ट और इरेगुलर, इरेगुलर बेसिकली इरेगुलर लेके शेप उनका नो डाउट डिफाइन है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जैसे शॉर्ट बोलेंगे या लॉन्ग बोलेंगे, तो जिसको शॉर्ट के अंदर लॉन्ग के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं, लेंथ वाइज और विड्थ वाइज उनको इरेगुलर के अंदर कंसीडर कर लिया जाता है, तो उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। हुँ? हाँ, तो मैं बोल रहा था कोई बोन है किसी बिल्कुल, है ना, तो आप कंसीडर कर सकते हैं उसको। ये जब हम बहुत सारे पढ़ते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो वो याद रखिए। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जॉइंट। नेक्स्ट अपना पोर्शन है अबाउट द जॉइंट। यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया है, बोन की एनाटॉमी, बोन के टाइप्स, बोन की डिटेल्स एनाटॉमी, तो टोटल कितनी बोन्स होती है, एक एक बोन को बारीकियों से हमने अच्छे से जान लिया है। नाउ आगे हम जो सेकंड पोर्शन है दैट इज जॉइंट, देन उसके बाद में बढ़ेंगे डिजीज कंडीशन की तरफ। तो जॉइंट जान लेते हैं, जॉइंट क्या होता है, जॉइंट को बेसिकली आर्टिकुलेशन बोलते हैं, यहाँ पे हम जॉइंट बोल रहे हैं। और आप खड़े होइए, हाँ आपके पीछे जो ग्रीन कलर के टी शर्ट पहन के उसके पास में जो बैठा है लड़का, वो आपके पीछे, आपके जस्ट पीछे, हाँ आप खड़े। जॉइंट एंड जंक्शन में क्या डिफरेंट होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन एंड जॉइंट, नहीं पता, चलिए ईमानदारी से बोल दिया सर नहीं पता, बैठ जाइए, आप बताइए, आपके पीछे वो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल खड़ा हो जाओ भाई, हाँ बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट एंड जंक्शन। सर जॉइंट बॉडी में होते हैं, जंक्शन रेलवे स्टेशन में होते हैं, है ना।
यही है, वहां पे हम जॉइंट नहीं बोलते हैं ना, तो क्या रहता है बताओ? हाँ विनय बता। सूचक को जंक्शन बोलेंगे आप? ठीक है, आपने आंसर बताने की कोशिश की है, लेकिन डेफिनेटिव आंसर तो नहीं कंसीडर करेंगे। सूचक इज आल्सो टाइप ऑफ द जॉइंट, इज नॉट अ टाइप ऑफ द जंक्शन। बॉडी में कौन से जंक्शन होते हैं? एग्जांपल बताएं, बॉडी में कौन से जंक्शन होते हैं? थोड़ा तेज बोलिए, आप सही बोल रहे हैं। इस्तमस जंक्शन, पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप लोग। चलिए बैठ जाइए। हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोगों के पास कितना ज्ञान है, तो चुप रखे मुंह को, है ना। हाँ, जो क्या बोल रहे हैं, चलिए आप चुप हो जाइए। जॉइंट बेसिकली हार्ड स्ट्रक्चर के बीच में हम कंसीडर करते हैं, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। और जंक्शन जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, सॉफ्ट अदर देन जो बोन होते हैं, बॉडी के हिसाब से हम बात करें, और एक जनरल वे में तो जॉइंट है दैट इज इन बिटवीन द हार्ड टिश्यू, डेंस टिश्यू, और जो जंक्शन है इन बिटवीन द सॉफ्ट टिश्यू। ये सिंपल वर्ड में याद रखें। थोड़ा डिटेल से, तो जॉइंट जो होते हैं बेसिकली आपके बोन के बीच में होते हैं, है ना, जहां पे बेसिकली फ्रिक्शन वगैरह प्रेजेंट होता है ना। और जो जंक्शन होता है वो आपके मसल फाइबर के बीच में होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर जंक्शन। मसल्स और नर्व फाइबर के बीच में होते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। वहां पे न्यूरो मस्कुलर जॉइंट हम इन केस ऑफ द डिटेल एनाटॉमी नहीं बोलेंगे, बोल चल के लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जॉइंट, बाकी बेसिकली एग्जैक्ट क्या है वहां पे, दैट इज द जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, मस्कुलर जंक्शन। जैसे कि नर्व और नर्व के बीच में कौन सा रहता है? नर्व और नर्व के बीच में, नर्व और नर्व के बीच में सिनेप्स, एग्जैक्टली। तो वो क्या, वो जंक्शन है। सिनेप्स इज आल्सो ए जंक्शन, दैट इज अ न्यूरल जंक्शन। सिनेप्स क्या है? न्यूरल जंक्शन। नर्व और मसल्स के बीच में है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो ये आपको याद रखना, जंक्शन और जॉइंट के बीच में। सूचना इज आल्सो टाइप ऑफ द जॉइंट, जो हम डिस्कस करेंगे। चलिए बताइए क्या आंसर रहेगा। आप लोग भी आंसर बताने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल, सिनेप्स रहता है। हाँ बिल्कुल, इलियोसिकल जंक्शन होता है, तो वो भी कहाँ रहता है, जैसे बच्चे बताए, इलियोसिकल जंक्शन भी आपका सॉफ्ट टिश्यू के बीच में ही रहता है। हाँ जी, क्या राइट आंसर है? रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट, व्हिच स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा सही है? बी, बी, डी। हाँ ठीक है, मान लिया। अभी तुम्हारा बी निकल जाएगा, मैं वहां पे आ गया तो फिर बी कहते घूमो। देख लो, बी आंसर नहीं है। बी बता रहा हूँ, बी गलत है 100%। तीनों ही गलत है, तो एंड रखो बाल को। जो आप सोच रहे हैं वैसे किसी नहीं है। आप बी समझ रहे हैं, बी गलत, सी समझ रहे हैं, सी गलत, डी समझ रहे हैं, तो गलत। वापस आ जाओ। तो हमें बताना है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जो जॉइंट होता है उसका क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर बेसिस पे, कि जॉइंट की स्ट्रक्चर कैसी है। जॉइंट मूवेबल है ना, जॉइंट के अंदर कैविटी प्रेजेंट है, बीच में फाइबर्स प्रेजेंट है, तो अलग अलग तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। साइनोवियल जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, तो तीन टाइप के जॉइंट पता है, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया, फंक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं कि कोई अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, कोई स्लो मूवमेंट कर रहा है, कुछ जॉइंट मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, उसका फंक्शन हो गया। जॉइंट का मेन फंक्शन क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, मूवमेंट करना। तो फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग और उसको तीन टाइप से क्लासिफाई करते हैं, जिसको हम सिनार्थ्रोसिस, डायआर्थ्रोसिस और एमपी आर्थ्रोसिस नेम से जानते हैं। सभी को भी लिखेंगे, डिटेल से जानेंगे। यहाँ पे पूछा है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट। पहला स्टेटमेंट है, फाइब्रस जॉइंट आर द कनेक्टेड बाय द डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड अलाउ नो मूवमेंट। तो ये सही बात है। फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं वो आपके हार्ट जॉइंट के रूप में हम बेसिकली कंसीडर मूवमेंट नहीं करते हैं, और जिनकी लाइफ पैटर्न अगर थोड़ा डिटेल से बात करें, जिनका लाइफ स्टाइल अच्छा है, जो एक्सरसाइज वगैरह प्रमोट करते हैं ना, तो उसमें हल्का फुल्का मूवमेंट हो सकता है, स्लाइडली मूवमेंट कर सकते हैं, बाकी जनरली हम क्या बोलेंगे कि मूवेबल नहीं है। सेकंड है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट अलाउ मोर मूवमेंट देन द साइनोवियल जॉइंट। गलत बात। सबसे ज्यादा जो मूवेबल होता है, सबसे ज्यादा जो मूवेबल होता है वो आपके साइनोवियल जॉइंट होते हैं। साइनोवियल जॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, डायआर्थ्रोसिस, मूवमेंट के अकॉर्डिंग, कि फुली मूवमेंट इनके अंदर प्रेजेंट होता है, फ्रीली मूवेबल रहता है, और उसके लिए टर्मिनोलॉजी आती है डायआर्थ्रोसिस। अभी लिखेंगे आगे और। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्टिलेजिनस जॉइंट अलाउ द मोर मूवमेंट देन द साइनोवियल जॉइंट, गलत बात। अगर यहाँ पे लिखा होता कि अलाउ मोर मूवमेंट देन द योर फाइब्रस जॉइंट, तो सही बात थी। नो डाउट, जो मूवमेंट के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई करें, तो जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं, फाइब्रस जॉइंट होते हैं वो कम मूवेबल होते हैं। उसके बाद में जो कार्टिलेजियस जॉइंट होते हैं वो थोड़े से मूवेबल होते हैं, और सबसे ज्यादा हाईली जो मूवेबल होते हैं वो आपके साइनोवियल जॉइंट होते हैं। तो मूवमेंट की सीक्वेंस है, हाईली मूवेबल, पे से थोड़े मूवेबल, उसके बाद में बिल्कुल कम मूवेबल, और मूवमेंट रहता ही नहीं है, नो मूवमेंट अवेलेबल। तो इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे कार्टिलेजियस जॉइंट अलाउ मोर मूवमेंट देन द साइनोवियल जॉइंट, ये गलत बात। उसकी तुलना में ये कम प्रोवाइड करता है। हाँ, फाइब्रस जॉइंट की तुलना में ये ज्यादा प्रोवाइड करता है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसकी तुलना में तो ये कम प्रोवाइड करता है, इसलिए स्टेटमेंट हमारा गलत। पहले स्टेटमेंट बोला साइनोवियल जॉइंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ द जॉइंट कैविटी। क्या सही बात है ये? अरे इसको सही नहीं बोल रहे हो आप, मुंह बंद करके बैठ गए। साइनोवियल जॉइंट का मतलब क्या है, जिसके अंदर कैविटी रहती है, इसलिए वो अलग से क्लासिफाई किया जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैविटी। वो अच्छे से मूवमेंट भी कर पाता है। कैविटी है इसलिए वो अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि कैविटी है तो उसको अच्छे से बांध रखा है, लिगामेंट अच्छे से है। उसके इन बिटवीन साइनोवियल कैविटी है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है, लुब्रिकेंट प्रेजेंट है, लुब्रिकेशन अच्छे से हो रहा है वहां पे, तो वो हाईली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट है कि गोम्पोसिस इज अ टाइप ऑफ द साइनोवियल जॉइंट फाउंड इन द टूथ सॉकेट। ये जो है आपका गोम्पोसिस, वह है आपका क्या है, साइनोवियल जॉइंट का ही टाइप है, और टूथ सॉकेट के अंदर ही प्रेजेंट होता है। सही बात है बच्चों। आपका जो स्टेटमेंट है बेसिकली यहाँ पे एक क्यों रहता है, क्योंकि स्टेटमेंट जब हम पढ़ते हैं तो चीजें हमारी सोल्व हो जाती है। गोम्पोसिस जो है बेसिकली आपका टूथ सॉकेट के बीच में प्रेजेंट होता है, लेकिन फाइब्रस जॉइंट है। सही बात है ना। गोम्पोसिस अभी देखेंगे, गोम्पोसिस सिंडेस्मोसिस, ये दो यूनिक जॉइंट होते हैं। गोम्पोसिस जो गोम्प वर्ड है उसका मतलब होता है बोल्ट। ये जो वर्ड इसका मींस बता रहा हूँ। और जो आपकी जो होती है लोअर जो और अपर जो, उसके अंदर सॉकेट रहती है,
उसके अंदर सॉकेट रहती है, सॉकेट हम क्या बोलते हैं, उस सॉकेट को क्या बोलते हैं, पढ़ चुके हैं बोन, ऐसे मुंह मत देखो। हाँ, कौन बोला, एलुलर सॉकेट, बहुत शानदार, एलुलर सॉकेट, जिसके अंदर आपका टूथ का जो पोर्शन है, रूट वाला पोर्शन वो प्रेजेंट रहता है, इसलिए डेंटो एलुलर जॉइंट, वो वहां पे बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। तो डेंटो एलुलर जॉइंट, और ये जो टूथ होता है, ये जो इसका पोर्शन होता है टूथ वाला, टूथ का जो लोअर पोर्शन होता है, वो इस तरीके से इसके अंदर कनेक्टेड रहता है, किसमें, आपके सॉकेट में। सॉकेट इज एलुलर सॉकेट ऑफ द पर्टिकुलर जो लोअर जो की और अपर जो की, जहां पे आपके टीथ अरेंज रहते हैं। तो ये बोर्ड की तरह यहाँ पे कसा है, इसलिए गोम्पोसिस वहां से वर्ड बनाया, पता नहीं किसने बनाया वर्ड, लेकिन इस वर्ड का मींस ये है। तो गोम्पोसिस कौन सा हो गया, डेंटो एलुलर जॉइंट, आल्सो नोन एज द गोम्पोसिस जॉइंट, इज अ टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। क्यों नहीं है, क्योंकि साइनोवियल जॉइंट के अंदर तो अच्छे से मूवमेंट प्रेजेंट है, आप अपने दांत को हिला सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हाँ, आप बूढ़े हो गए हैं या दांत के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो वो हिल सकता है, लेकिन यूजुअली आपके जो टूथ है वो फिक्स्ड है, उसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, तो वो फाइब्रस टाइप के, हालांकि जॉइंट तो बेसिकली नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जॉइंट ही है, क्योंकि जॉइंट आपका बोन के बीच में होता है, यहाँ पे जो टूथ है, तो टूथ कोई बोनी पोर्शन नहीं है, टूथ आपका बोनी पोर्शन नहीं है, लेकिन आपको जनरली ये याद रखना है, गोम्पोसिस जो है वो आपका डेंटो एलुलर जॉइंट है, आगे लिखा हुआ डिटेल हम जानेंगे, और इसलिए हमारा गलत हो जाता है। तो राइट स्टेटमेंट आपका फर्स्ट था और थर्ड था, सेकंड एंड फोर्थ आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, इज द राइट आंसर। क्लियर है, अभी इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, पहले क्लासिफिकेशन जानते हैं, क्लासिफिकेशन कौन कौन सा होता है। ए यहाँ पे राइट आंसर है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आप लोगों को, और जब तक आपको नहीं पता है तो फुल कॉन्फिडेंट के साथ आंसर नहीं दे, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस कौन कौन से रीजन से बाहर निकलता पता नहीं चलता है ना, तो ज्यादा और कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जॉइंट बेसिकली इसको हम आर्टिकुलेशन नाम से जान लेते हैं, है ना, और आर्टिकुलेशन जो वर्ड लिया है उसी की वजह से यहाँ पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उसको आर्टिकुलर कार्टिलेज हम बोलते हैं, डिस्कस करेंगे साइनोवियल जॉइंट के अंदर। और आर्टिकुलर कार्टिलेज हम डिस्कस कर चुके हैं बोन के अंदर। आर्टिकुलर कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, हाँ करिए, हाँ बोन हमने अच्छे से पढ़ ली है, लगातार क्लास में आ रहे हो आप। आर्टिकुलर कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है बोन के अंदर, कौन से पार्ट पे प्रेजेंट होता है, कौन से पार्ट पे, प्रोक्सिमल पे, डिस्टल पे नहीं रहेगा, डिस्टल पे रहेगा, कहाँ पे रहता है आप बताओ। हाँ यस, यू जो पिंक कलर का जैकेट पहन रखा आपके पास वाले, हाँ हाँ बिल्कुल, आप क्या आपसे किसी नहीं पूछ सकते सर, मैं बताइए, क्या बात है, शानदार आंसर है, बैठ जाइए, दोनों बैठ जाइए, इनका भी आंसर बहुत शानदार है, लेकिन जो वर्ड है बच्चे वो है ना, और वर्ड क्या है कि एपीपाइसिस हमने देखा था, जो एपीपाइसिस है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एपीपाइसिस, बीच में आपका डायपाइसिस है, आर्टिकुलर कार्टिलेज कहां प्रेजेंट है आपका एपीपाइसिस की तरफ, और इसीलिए हमने वहां पे जब पेरियोस्टियम पढ़ा था तो पेरियोस्टियम में देखा था कि पेरियोस्टियम की जो कवरिंग होती है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज के ऊपर नहीं होती है। जब पेरियोस्टियम हमने पढ़ा था तो वहां पे मैंने बताया था आप लोगों को, ये जो आपकी बोन है बेसिकली यहाँ पे ये आपका सपोज कार्टिलेज हो गया, ये आपका कार्टिलेज हो गया, कौन सा, आर्टिकुलर कार्टिलेज, क्यों क्यों बोला, क्योंकि आर्टिकुलेशन करता है, जॉइंट बनाता है। तो आपकी जो पेरियोस्टियम है, जो पेरियोस्टियम है वो यहाँ तक ही प्रेजेंट होती है, पढ़ा था हमने, अरे रिवाइज किया करो, यस सर क्या है ना? तो रिवाइज करेंगे तब ये चीजें क्लियर होगी। तो यहाँ पे डेफिनेट आंसर क्या, प्रोक्सिमल में भी होता है, डिस्टल में भी होता है, लेकिन बेस्ट आंसर क्या है, एपीपाइसिस है ना, एपीपाइसिस वाले रीजन के ऊपर। चलिए, तो a point of the connect between the two bone, between the bone and cartilage, और bone और आपके tooth, इसके बीच में जो कनेक्शन बनता है tooth के साथ में और आपका bone और cartilage के साथ में समटाइम कंसीडर किया जाता है ना। जैसे कि आपका ये जंक्शन बन रहा था, ये आपका जो जॉइंट बन रहा था, कौन सा इधर, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बता दो उससे पहले, जो आपका यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बेसिकली जो आपकी रिप्स होती है, देयर इज अ पाल्स रिप्स जो जुड़ रही थी आपके स्टेनम के साथ में, और यहाँ पे इसको नाम दे रहे थे हम, हाँ तो यहाँ पे क्या था, वो कार्टिलेज था, है ना, तो कार्टिलेज के साथ भी जुड़ा है तो वो जॉइंट बना, और वो वर्टिब्रा को हम क्या बोल रहे थे, कोस्टो, हाँ रिप्स को कोस्टो वर्टिब्रल रिप्स, याद रखिए बच्चों, बोलना नहीं है। देन टेक्नोलॉजी आती है, आर्थोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द जॉइंट, एंड काइनेसियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी के मोशन की स्टडी, मोशन मतलब मूवमेंट, मोशन मतलब डायरिया नहीं समझे यहाँ पे, मूवमेंट की बात कर रहे हैं, है ना, ये घूम फिर के से डायरिया की तरफ आ रहे हैं, डायरिया नहीं, मोशन मतलब मूवमेंट, डायरिया भी मूवमेंट ही है, अनकंट्रोलेबल मूवमेंट, है ना, एक्सपीरियंस किया है आप लोगों ने, बिल्कुल। चलिए, नॉर्मल आपकी एनाटॉमी की बातें हैं, और इसमें इतना ज्यादा वो नहीं करना कि सिर्फ डायरिया की बातें कर रहे हैं, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो देखेंगे कि जो पेशेंट है वो आपके हाथ पे डायरिया कर रहा है। ऐसा एक्चुअली क्या, एक और कांड बताता हूँ आपको, थोड़ा गंदा रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। ऋषिकेश एम्स के अंदर मेरा दोस्त है, वो ऐसी बातें बताता रहता है, तो वहाँ पे इमरजेंसी में कोई सिचुएशन होगी, और वहाँ पे क्या है, ड्रग एडिक्टेड पेशेंट ज्यादा आते हैं, तो एक ड्रग एडिक्टेड पेशेंट था, और जनरली वो एडमिट हो गया। अब वो नहीं समझता कि मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, इमरजेंसी में हूँ, मैं एडमिट हो रखा हूँ, हाँ लिखते भी है ना, लिखते भी है ना, बाद में टाइम नहीं दूंगा मैं आप लोगों को। तो वो एडमिट हो गया वहाँ पे, उसको लेके आ गए, कोई किसी और के थ्रू आया, लेकिन बाद में जब उसको होश आया तो पता चला कि वो कहाँ पे हॉस्पिटल में, तो भाई साहब वो इधर से उधर फेंकने लग गया, और उसने वहीं पर स्टूल पास करके पूरे फ्लोर पे पूरे एरिया को डर्टी कर दिया। ये वास्तविकता इसकी न्यूज भी आई थी, अगर आप लोग थोड़े अवेयर रहते हैं तो। मेरा दोस्त बता रहा था भाई, मैं उस टाइम ड्यूटी पे था, मतलब ड्यूटी पे था मैं, तो बाहर ही चला गया, मतलब उस दिन हम सब लोग बाहर ही थे, जो दूसरे पेशेंट थे उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया थे, और उस पेशेंट को बड़े मुश्किल से कंट्रोल किया गया। तो ये कॉमन चीज है हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे, तो ये तो आप फील करोगे बच्चों। चलिए, तो काइनेसियोलॉजी और आर्थोलॉजी, आर्थो वर्ड फॉर द जॉइंट, लॉजी फॉर द स्टडी, इसलिए हम आर्थराइटिस पढ़ेंगे, आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट। तो जो आर्थो वर्ड है उसका मतलब होता है आपका जॉइंट, लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ द जॉइंट। काइनेसियोलॉजी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं हम, ये जो वर्ड है इसका मींस कहां से आया है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है, गतिशील हो जाए, जो जिसमें मूवमेंट रहता है, तो ये काइनेटिक वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट, इसलिए यहाँ पे मूवमेंट की स्टडी करना। और वही बेसिकली आपका जॉइंट आ जाता है, मूवमेंट कौन करवाता है, तो मूवमेंट में आपका जॉइंट इन्वॉल्व होता है, मूवमेंट के अंदर आपकी मसल्स इन्वॉल्व हो जाती है, टेंडन इन्वॉल्व हो जाता है, कंट्रोल करने के लिए आपके नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है ना, वॉलंटरी कंट्रोल होता है, इनवॉलंटरी, बहुत सारी चीजें, तो वो काइनेसियोलॉजी होती है जो कि स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बन जाता है जॉइंट, देन इसकी डेफिनेशन, देन आर्थोलॉजी, काइनेसियोलॉजी हो गया। चलिए लिख लें, छोटे छोटे वर्ड है, समटाइम पूछ ले जाते हैं, है ना। ओस्टियोलॉजी होता है, हाँ ठीक है, जिनका नहीं हुआ उन बच्चों को लिखने दे, है ना। तो ओस्टियोलॉजी हो गया आपका, माइकोलॉजी हो गया, माइकोलॉजी मतलब मसल्स नहीं बोला आपने, तो मसल्स के लिए मायोलॉजी, मसल्स के लिए मायोलॉजी, आपको याद रखना। माइको है तो देयर इज अ फंगस स्टडी, हाँ बोल सकते हैं। जॉइंट्स क्लासिफिकेशन, जॉइंट क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे, तीन टाइप के हैं, हाँ ठीक है, इधर देख लो भी, है ना। कॉम्पोजिशन नहीं दिखाया अपना पूरा डिटेल से, यहाँ पे हमारे सामने दे दीजिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, ये तीनों याद रखना, यहाँ की टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रक्चरल में आपके तीन जॉइंट बन जाएंगे, कौन कौन से आपके फाइब्रस जॉइंट है, देन कार्टिलेजिनस जॉइंट है, और साइनोवियल जॉइंट। थ्री टाइप ऑफ द जॉइंट होते हैं दैट आर कंसीडर एज द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट। और जो अनदर थ्री टाइप्स है अभी अगली स्लाइड में जो मिलेंगे, वो आपके सामने कौन कौन से बन जाते हैं। तो अच्छे से जो मूवमेंट करता है, अच्छे से जो मूवमेंट करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, बताने की कोशिश करें, डाई आर्थोसिस। और जो मूवमेंट ही हल्का फुल्का करता है वो
एमपी आर्थ्रोसिस, एमपी आर्थ्रोसिस है ना, एमपी आर्थ्रोसिस। और जो मूवमेंट नहीं करता है सिन आर्थ्रोसिस। इन टर्मिनोलॉजी से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है ना? सिन आर्थ्रोसिस, एमपी आर्थ्रोसिस और डाई आर्थ्रोसिस, ये तीन क्लासिफिकेशन आपके बन जाते हैं रिलेटेड विद द फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट। तो डाई आर्थ्रोसिस इसका और अभी आगे लिखा हुआ है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, एमपी आर्थ्रोसिस स्लाइटली मूवेबल जॉइंट एंड सिन आर्थ्रोसिस योर इमूवेबल जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट। चीजों को अदरवाइज नहीं ले भाई, है ना? जो चीजें आपकी क्लास में बोली जाती है हमारी क्लास तक ही लिमिटेड है। ऐसा नहीं आप घर जाके बोल रहे हैं कि सर डायरिया के बारे में ऐसा ऐसा बता रहे थे, है ना? हाँ, क्योंकि आप लोगों पे भी थोड़ा सा वो जो ट्रस्ट है, ऑनलाइन वाले नहीं बताएंगे, और वो बताएंगे तो भी इतना ठीक, आप लोग नहीं बताए। चलिए, फंक्शनली हम डिस्कस करते हैं थ्री टाइप से, सिन आर्थ्रोसिस, एमपी आर्थ्रोसिस और डायआर्थ्रोसिस। जो ब्रैकेट में है ये कहां से, इससे क्वेश्चन बनता है, ये वर्ड भी लिख ले इसलिए मैंने वहां नहीं लिखा था क्योंकि यहां पे लिखा हुआ सिन आर्थ्रोसिस इज नोन एज इमूवेबल, एमपी आर्थ्रोसिस इज नोन एज स्लाइटली मूवेबल, और यू कैन से पार्शियली मूवेबल, है ना? स्लाइटली और पार्शियली दोनों वर्ड लिख ले। और डायआर्थ्रोसिस आपके मूवेबल, हां पार्शियली, और लाइट मूवेबल, लाइटली, सारे वो लिख ले। तो तीन टाइप आपके स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो गए और तीन टाइप आपके फंक्शनली और वी कैन से फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो गए। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। याद रखने का जो ट्रिक है बिल्कुल बेसिक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, जो अभी हमने देखा था फाइब्रेस जॉइंट, देन आपका कार्टिलेजियस यूनिस, और लास्ट आपका कौन सा था, एस, एस फॉर द साइनोवियल। तो इस तरीके से ये आपका फोकस वर्ड बन गया और ये आपका बन गया सैडनेस, है ना? तो फोकस करना है, नहीं तो सैडनेस मिल सकती है आप लोगों को, है ना? इस तरीके से याद रखिए। तो सैड वर्ड और फोकस दो तीनों याद रखिए, सीक्वेंस भी, एफ यानी फाइब्रोसिस, सी यानी कार्टिलेजियस और एस यानी साइनोवियल। इन पे हमें फोकस करना है ताकि हम सेड नहीं हो। और सेड एस वर्ड फॉर द सिन आर्थ्रोसिस, देन एमपी आर्थ्रोसिस एंड डाई आर्थ्रोसिस। याद रखें, अभी हमें याद रहता है लेकिन हम भूल जाते हैं एग्जाम के अंदर, है ना? या डायरेक्टली आपसे पूछ ले जाए वो भी आपको याद रखना, और प्रिपेयर रहे। एक और हिंट दे देता हूँ एग्जाम के लिए, अभी जो आपके एग्जाम्स है वहां पे आपके चार ऑप्शन आपको एज इट इज मिलते हैं या मल्टीपल ऑप्शन आपको मिलते हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान में कौन सा वर्ड आएगा वैसा भी क्वेश्चन बन जाए, उसके लिए भी प्रिपेयर रहे। हालांकि ऑनलाइन में थोड़ा इजी हो जाता है ना? और ऑनलाइन में आपके पास चार ऑप्शन भी हो सकते हैं या फिर आपको टाइपिंग का ऑप्शन भी दे सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर है। और फिलिंग द ब्लैंक में आप कैसे फिल कर पाएंगे, जब आपकी कॉपी के अंदर भरा होगा तभी वहां पे फिल कर पाएंगे, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक तो आपको लिखना ही है, और वो वर्ड जब आपको याद होगा तब आप लिख पाएंगे, वहां नहीं याद होगा तो नहीं लिख पाएंगे, है ना? हालांकि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो पॉसिबल, क्योंकि काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी एग्जामिनर के ऐसा होता है, तो लेकिन प्रिपेयर आपको रहना है। तो ये सैडनेस रिलेटेड सिन आर्थ्रोसिस, देन एमपी आर्थ्रोसिस, डाई आर्थ्रोसिस। फाइब्रस जॉइंट के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, है ना? फाइब्रस जॉइंट, देन कार्टिलेजिनस जॉइंट, और नेक्स्ट हमारा रहता है साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट में हम टोटल तीन टाइप देखेंगे, है ना? जो एक इसका टाइप है दैट इज सूचर, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं तो उसको हम फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे। रिमेनिंग के दो पोर्शन है उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे फाइब्रस जॉइंट के अंदर। आर्टिकुलेटिंग बोन आर हेड बाय द वेरी क्लोजली, बिल्कुल पास में होती है, टुगेदर बाय द डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जो आर्टिकुलेटिव बोन होती है बिल्कुल चिपकी रहती है, जुड़ी रहती है, और उसी की वजह से वहां पे मोमेंट नहीं होता है। लेक ऑफ द साइनोवियल कैविटी रहता है, साइनोवियल कैविटी नहीं रहती, लिटिल, और वी कैन से देयर इज अ नो मोमेंट। लिटिल मतलब थोड़ा बहुत मोमेंट हो सकता है, और बड़ी लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे कि बिल्कुल ही मूवेबल नहीं होता, मतलब नो मोमेंट यहाँ पे रहता है। तो फाइब्रस जॉइंट, लेक ऑफ द साइनोवियल कैविटी, और किससे जुड़े होते हैं, द डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, और यहाँ पे मोमेंट नहीं रहता। थ्री टाइप्स के रहते हैं, कौन कौन से सूचर, देन उसके बाद में हमारे सामने सिंडेस्मोसिस, और अनदर वन इज द योर इंटरओसियस मेम्ब्रेन। हालांकि इंटरओसियस है, अब उसको आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा, है ना? इसलिए हम रूल बना के नहीं चलेंगे फाइब्रस आगे मतलब मूवमेंट करेगा ही नहीं। फाइब्रस जॉइंट के कुछ जॉइंट बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर सकते, फाइब्रस जॉइंट के कुछ जॉइंट मूवमेंट हल्का फुल्का कर सकते हैं। जैसे मेरा हाथ इस तरीके से नॉर्मल स्ट्रक्चर है, अब ऐसे मूवमेंट हुआ, तो ये जो मूवमेंट हुआ किसकी वजह से हुआ, ये आपका इंटरओसियस की वजह से मूवमेंट हुआ, है ना? तो इंटरओसियस की वजह से ये मूवमेंट हुआ, ये अच्छे से मूवेबल है। यहाँ की बोन भी इसको सपोर्ट करी, यहाँ की भी सपोर्ट करी, लेकिन ऐसा ही आप पैर में कहोगे तो पैर आपको उल्टा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, एक लिमिट तक हो सकता है, उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि पटेला है इसने इसको बांध रखा है, और यहाँ पे ये जो बोन है फीमर आपकी अच्छे से यहाँ पे कनेक्ट है, ये पूरा नहीं हो पाएगा इस तरीके से, ये आपका पूरा हो रहा है। तो इंटरओसियस जो है वो आपका हल्का सा मूवेबल है, तो उसको हम क्या बोल देंगे फिर, एमपी आर्थ्रोस। तो इसे थंब रूल के रूप में याद नहीं रखेंगे, फाइब्रस जॉइंट है, इसका मतलब ये है कि ये सिनार्थ्रोटिक टाइप का जॉइंट है, एज ए फंक्शनली नहीं, कंप्लीटली कुछ जॉइंट है बिल्कुल नो डाउट आपके सिनार्थ्रोसिस है इसके, लेकिन कुछ है वो आपके एमपी। हाँ, यहाँ पे आपका डायआर्थ्रोसिस तो नहीं रहेगा, मेरे वर्ड समझ रहे हो आप लोग? यहाँ पे डाई नहीं समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि आपके चेहरे के भाव से पता चलता है कि सर आपके जो वर्ड है ऊपर से निकल रहे हैं। तीनों वर्ड क्लियर रखें, फाइब्रस जॉइंट, देन कार्टिलेजिनियस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। उन तीनों जॉइंट को भी हम फिजियोलॉजिकल क्लासिफाई करें तो जो फाइब्रस जॉइंट होता है ज्यादातर, फाइब्रस जो जॉइंट होता है ज्यादातर किस टाइप का रहता है, एज ए फिजियोलॉजिकल सिन आर्थ्रोसिस के मूवमेंट नहीं होता। दूसरा आपका कौन सा, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, तो उसमें हल्का फुल्का मूवमेंट रहता है, तो उसको आप कैसे कंसीडर करेंगे, एज ए एमपी आर्थ्रोसिस। और साइनोवियल जॉइंट, कौन सा, साइनोवियल जॉइंट, तो साइनोवियल जॉइंट पूरी तरीके से मूवेबल होता है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, डाई आर्थ्रोसिस। इस तरीके से याद रखें। तो वही यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है फाइब्रोसिस जॉइंट के बारे में, तीन टाइप के हैं। सूचर जॉइंट है, अब सूचर की भी हम बात करें, जैसे आपके अंदर भी है सूचर, तो अभी आपके सूचर है तो उसके लिए हम एज ए फिजियोलॉजिकल क्या बोलेंगे कि वो सिन आर्थ्रोसिस। अरे आपके सूचर मूवमेंट नहीं कर रहे हैं अभी, मेरी बात पे ध्यान दें, अभी आपके सूचर मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो अभी क्या वर्ड यूज करेंगे, एज ए फिजियोलॉजिकली किसी आर्थ्रोसिस है। लेकिन वही फिटनेस के टाइम की हम बात करें तो वहां पे वो
एमपीआर, डाई नहीं बोलना वहां पे, एमपीआर तो डाई इज द बेस्ट वर्ड बोलते हैं, ओनली साइनोवियल जॉइंट, वहां पे एमपी बोलेंगे कि वहां पे हल्का फुल्का मूवमेंट रहता है। तो सूचर है एज के अकॉर्डिंग, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इनके अंदर भी मूवमेंट और फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। सूचर है एक, दूसरा आपके सामने सिंडेस्मोसिस, देन इंटरओसियस मेम्ब्रेन। इंटरओसियस मेम्ब्रेन पता है, सूचर आपको पता है। सिंडेस्मोसिस मींस क्या? सिंडेस्मोसिस मींस क्या? तो सिंपली एक जो जॉइंट होता है ना, एक जो जॉइंट होता है वो आपका बिल्कुल पास से चिपका रहता है, फाइब्रस जॉइंट के अंदर ही हम क्लासिफाई करें, पूरी तरह से चिपका हुआ है तो वह तो आपका हो गया सूचर, जैसे बेस्ट एग्जांपल की हम बात करें। दूसरा है कि चिपका हुआ है, चिपका हुआ है लेकिन वो कार्टिलेज के थ्रू बंधा हुआ है। अब इसके एग्जांपल हम पढ़ेंगे, इसकी लैंग्वेज देखेंगे तो वो इजी हो जाएगा। लेकिन सिंडेस्मोसिस का मतलब, सिंडेस वर्ड का मतलब होता है बैंड, बांधना। सिंडेस जो वर्ड है उसका मींस है बैंड और बांधना, तो ये बांधता है, मतलब इसके अंदर लिगामेंट के थ्रू ये एक दूसरे के साथ में कनेक्ट, थोड़ा सा जो सूचर होता है उसके बीच में ज्यादा स्पेस नहीं होगा, मतलब वो तो पूरा से चिपका रहता है, अगर आपकी सूचर भी आप देखेंगे। लेकिन ये जो रहेगा सिंडेस्मोसिस हल्का से इस तरीके से रहता है, बीच में तो आपका डेंस इरेगुलर कनेक्टिविटी रहता है, लेकिन साइड में आपके लिगामेंट के थ्रू ये अच्छे से बंधा हुआ रहता है। अभी एग्जांपल के थ्रू और समझ जाएंगे, तो वो आपका सिंडेस्मोसिस टाइप का जॉइंट बनता है। और इंटरओसियस जो आपकी रेडियस और ulna के बीच में है, जो मेम्ब्रेन का बेसिकली मेम्ब्रेनस जॉइंट के रूप में से भी, हाँ, टिबिया और फिबुला के बीच में भी जो रहता है। तो तीन टाइप के जॉइंट हो गए, फाइब्रस जॉइंट, ये जो समझ में नहीं आया जिन बच्चों को, अभी आगे वो लैंग्वेज के थ्रू, इमेज के थ्रू आप समझ आएंगे। लिखना है इनको भी, हो गया था ना, टाइम दे दिया गया था आपको लिखने के लिए। चलिए लिखिए लिखिए, नहीं दिया सर, नहीं कर दिया आप लोगों के साथ, नहीं दिया तो कर लीजिए। कुछ बच्चे टाइम के बड़े पाबंद होते हैं, होना है बच्चों, टाइम के पाबंद भी होना है, लेकिन पढ़ाई के लिए जब आप शुरुआत करते हैं उस टाइम भी होना है। टाइम के पाबंद हम कब होते हैं? जब छुट्टी की बात होती है, जब पढ़ाई को बंद करने की बात होती है, बिल्कुल पंक्चुअल है सर, 1 मिनट तो कैसे ऊपर हो जाए। तो ये पंक्चुअलिटी आप पढ़ने के टाइम भी अप्लाई कर लिया करो, जब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जब आप सुबह उठने जा रहे हैं। सोने का बनाया है रात को 10 बजे सोना है, तो भाई साहब 9:55 पे बिस्तर में घुस जाएंगे कि 10 बजे ही सोना है, तो वैसा सुबह उठने का भी बना लो कि 4 बजे उठना है, तो 3:55 या 56 पे उठना है, 4 बज रहे हैं, अलार्म बोल रहा है, आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं, हाँ ऐसे पढ़े है ना? तो उस टाइम भी बनाए। चलिए लिख लें इसको, उसके बाद में फिर हम देख लेते हैं बच्चों। एक तो देखेंगे सिंडेस्मोसिस है ना, 2-4 लाइन ही है, ज्यादा लाइन नहीं है। सिंडेस्मोसिस जो वर्ड मैंने आपको बताया, देयर इज अ बैंड और लाइगेशन, बैंड और लाइगेशन, ए फाइब्रस जॉइंट इन व्हिच देयर इज अ ग्रेटर डिस्टेंस। क्या अभी भी टाइम है ना, 5 मिनट तो है अभी, तो क्यों रोने लगे आप लोग? अच्छा पीछे वालों के लिए चला, ठीक ठीक, आराम से लिखो, लिखो इसको आराम से लिखो। ये सेम चीज होती है बच्चों के साथ में, बच्चा रो रहा है, समझ नहीं आता क्यों रो रहा है ना, बच्चे वैसे फिर हम देखते हैं कि बच्चा रो क्यों रहा है, भूख लगी है, नहीं भूख तो नहीं लगी है, फिर हम देख रहे हैं क्या दिक्कत है, तो फिर देखते हैं कि डायपर वाइपर तो वेट नहीं कर दिया है, नहीं वो भी ठीक है, फिर क्यों रो रहा है, फिर देख रहा है कि वो है एक्चुअली मम्मी के पास, उसको जाना है पापा के पास, इसलिए वो रो रहा है। तो रीजन वहां पे नहीं पता है, सिमिलर यहाँ पे कि इसलिए नहीं रो रहे हैं कि सर जल्दी जाना है, इसलिए रो रहे हैं कि ये लिखना है, लिख लो। चलिए यहीं पे हम क्लास को एंड करेंगे, सभी को थैंक यू सो मच। कुछ डाउट रहता है तो जल्दी से पूछे, नहीं तो फिर निकल रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है बिल्कुल, जैसे आप चीज को कंसिडर कर रहे हैं।